वेलकम टू नॉवल ऑफ वर्ल्ड। कहानियों की एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। जब मैंने अपने पीछे छूट गए आदमी की चीख सुनी तो मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने उसे अपनी ओर लपकते देखा। उसका लबादा पीछे इस तरह फहरा रहा था जैसे वह किसी सस्ते नाटक का खलनायक हो। मेरे मन में विचारों का बवंडर था। मुझे ये पता लगाना था कि निशा को पकड़े बिना अपने योजना पर कैसे कायम रहूं। वह एक लक्ष्मण रेखा थी जिसे मैं उन्हें पार नहीं करने देता। मेरा अनुमान था कि उनका मूल लक्ष्य मुझे, समीर और निशा को पकड़ना था, फिर कहीं आसपास छिपे हुए चौथे आदमी के साथ फिर से संगठित होना। एक बार जब वे हम तीनों को पकड़ लेते तो वे गायब हो जाते। अरकास से लड़ने वाला महागुरु ग्रैंडमास्टर हमें सुरक्षित करने के बाद शायद तुरंत पीछे हट जाता। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। अगर मैं कुछ कर सकता तो। चूंकि वे निशा को नहीं पकड़ सके, इसलिए उनकी योजना पहले ही विफल हो रही थी और इससे हम गतिरोध स्टैंडस्टिल में थे। वे हम तीनों के बिना पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए मेरे पास एकमात्र विकल्प बचा था, उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करना। इस विचार पर मुझे लगभग कराहट हुई। मैं वास्तव में अपने ही अपहरण के लिए मजबूर होने जा रहा था। एक आह भरकर मैंने अपने पैर मोड़े और आगे बढ़ा, उस क्षेत्र की ओर जहां मैंने चौथे आदमी को छिपा हुआ महसूस किया था। अगर मैं निशा और इन कमीनों के बीच की दूरी बढ़ा सका तो शायद मैं उसे पर्याप्त जगह दे दूंगा। समीर को योजना पता थी और मुझे उस पर भरोसा था कि वह बिना बताए भी उसका पालन करेगा। निश्चित रूप से मेरे भागते ही वे दोनों मेरा पीछा करने लगे। इससे मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं छिपे हुए आदमी और उस जगह के बीच रुक गया जहां दूसरा लबादाधारी अभी भी हमारे समूह के बाकी लोगों से लड़ रहा था। मैं अपनी एड़ी पर घूमा और अपने दोनों पीछा करने वालों का सामना किया, एक वह जिसे मैंने विनाश चक्र से चोट पहुंचाई थी और दूसरा जिसने एक फायर बीम अपने चेहरे पर ली थी। मैंने अपनी छड़ी स्टाफ को अपने कंधों पर टिकाया और उन्हें एक आलसी मुस्कान दी। महागुरु स्तर के व्यक्तियों के लिए तुम दोनों सचमुच दयनीय हो। क्या मैं तुम्हारा स्तर पूछ सकता हूँ? बस उत्सुकता थी। जिस आदमी को मैंने जलाया था वह खांस पड़ा, जबकि दूसरा, बिना गेंदों वाला अजूबा, आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर गुस्सा था। घमंड मत करो, हमें तुम्हें चोट न पहुंचाने के सख्त आदेश थे। लेकिन चूंकि तुमने पहले वार किया। वह मुस्कुराया, उसके होंठ इस तरह मुड़े हुए थे जैसे वह जीत रहा हो। अब कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। मुझे बचाएगा। वह पंक्ति मेरे दिमाग में अटक गई। मेरा दिमाग जाह्नवी वाइस कमांडर पर चमका। वह कहाँ थी? इस पूरे बखेड़े में उप कमांडर एक बार भी नहीं दिखी थी। मैंने जल्दी से मैदान का जायजा लिया, लेकिन वह मुझे कहीं नजर नहीं आई। इससे पहले कि मैं इस पर और सोच पाता, बिना गेंदों वाले ने एक चीख निकाली और अपनी भंडारण अंगूठी स्टोरेज रिंग से एक विशाल हथौड़ा निकाला, जो जेट ब्लैक था और उसमें से लाल चमकती नसें चल रही थीं। यह इतनी जोर से बर्फ पर गिरा कि जमीन कांप उठी। उसका साथी, पृथ्वी का उपयोग करने वाला, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, क्योंकि उसके चारों ओर काले पत्थर के गहरे नुकीले स्पाइक्स मौत के मुकुट की तरह फूट पड़े। छड़ी पर मेरी पकड़ कस गई। मेरे अंगों में सार एसेंस दौड़ा, क्योंकि मैंने परिसंचरण को तेज किया, अपनी मांसपेशियों को मजबूत किया, अपनी हड्डियों को प्रबलित रिइंफोर्स्ड किया। मेरे पैरों पर आग जमा हो गई, जैसे वह जीवित हो, मुक्त होने के लिए मचल रही हो। मैं पहले हिला। मैं अपने पैरों से आग के फटते ही आगे सरका और अपनी छड़ी को एक चौड़े चाप आंख में घुमाया। लपटें गति का अनुसरण करती हुई बर्फ पर बह गईं। तभी हथौड़े चलाने वाला आदमी वार की दिशा में आया। उसने रोकने के लिए अपना हथियार उठाया, लेकिन गर्मी पहले पहुंच गई। आग उसकी बांह पर पड़ी, जिससे वह झिझक गया। धमाका! छड़ी उसके हथौड़े से टकराए। मैंने टक्कर के झटके को महसूस किया, लेकिन मैं अंदर झुका और जोर से धक्का दिया। वह गुर्राया और मुझे पराजित करने की कोशिश करते हुए वापस धकेल दिया। मैंने उसकी ताकत को खुद को आगे ले जाने दिया, अपना वजन स्थानांतरित शिफ्टेड किया, अपने शरीर को मोड़ा और उसके गार्ड के नीचे नीचा झुका। मेरी बाईं हथेली उसकी पसलियों से टकराई, जो बैंगनी सार से चमक रही थी। भूकंप प्रहार! भूकंप प्रहार! संपर्क बिंदु से एक सदमे की लहर शॉकवेव फूटी। आदमी कराहट के साथ पीछे सरका, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। उसने कच्ची शक्ति से खुद को संभालते हुए बर्फ में अपनी बूटों को गाड़ दिया। इससे पहले कि मैं दबाव डालता, दूसरा हिला। मेरे पैरों के नीचे काले पत्थर का एक स्तंभ फूट पड़ा। मैं कूदा, बस खुद को चुभने से बचा ही था, तभी एक और नुकीला पत्थर हवा में मेरे बगल से गुजरा, मेरी बांह को छूता हुआ। धत! वह तेज है। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी नलिकाओं चैनल्स से बहते हुए सार पर ध्यान केंद्रित किया। मेरे आदेश पर, वह आग में बदल गया, गर्म, जंगली और भूखा हो गया। लपटें मेरी बाहों से फूट पड़ीं, जीवित सांपों की तरह उन्हें लपेट लिया। वे नाचती और कुंडलित होती रहीं, हवा में नारंगी और बैंगनी गर्मी के निशान छोड़ती रहीं, क्योंकि आग मेरी इच्छा के साथ जल रही थी। मेरी आंखें पृथ्वी नियंत्रक आदमी पर टिकी, और मैं उस पर झपटा। आग मेरी छड़ी के साथ लुढ़की, क्योंकि मैंने इसे एक बार घुमाया, लपटें हवा को चाटती रहीं, इससे पहले कि मैंने इसे सीधे उसकी छाती की ओर धकेला।
उसने तुरंत काले पत्थर की एक दीवार खड़ी कर दी, गहरी, दांतेदार और ऊर्जा से हल्की सी धड़कती हुई। मेरी छड़ी उससे टकराई, चिंगारियों की एक बौछार के साथ आग फूट पड़ी। गर्मी ने सतह को झुलसा दिया, पत्थर पर लाल दरारें छोड़ दी जहां आग पिघली हुई नसों की तरह चिपकी हुई थी। मैंने अपनी आंखें सिकुड़ी और छड़ी को खींचते हुए पीछे हट गया। जैसे ही मैंने उसमें और अधिक सार डाला, छड़ी के साथ आग और तेजी से दहाड़ उठी। फिर मैं आगे बढ़ा, दोनों हाथों से छड़ी को सीधे दीवार के केंद्र में चलाया। धमाका! नोक एक गड़गड़ाहट भरी दरार के साथ टकराए और इस बार बल ने कमजोर पत्थर को फाड़ दिया। जलते हुए पत्थर के टुकड़े बाहर की ओर फटे, एक सदमे की लहर बाहर निकली। वह आदमी पीछे हटा, अपनी हथेली जमीन पर दबाकर एक और नुकीला पत्थर बुला रहा था। लेकिन मैं पहले से ही गति में था। मैंने उठते हुए नुकीले पत्थर से बचने के लिए बगल में कदम रखा और अपनी छड़ी के निचले हिस्से को उसमें दे मारा, गति का उपयोग करते हुए खुद को ऊपर की ओर प्रक्षेपित लॉन्च किया। जैसे ही मैं ऊपर उठा, मैंने छड़ी को अपने पीछे पलटा और एक टूटते हुए तारे की तरह नीचे लाया, लपटें बल के साथ दहाड़ उठी। धमाका! उसने दोनों हाथों को पार करके रोका और मैंने उसकी त्वचा का रंग काला होते देखा। वार इतनी जोर से लगा कि बर्फीली जमीन में एक लहर दौड़ गई। आग उसके अग्रभागों पर छींटे मारती हुई संपर्क में जल गई। वह कराहट के साथ पीछे हटा, लेकिन मैं नजदीक रहा। मेरे हाथ फिर से बदले, इस बार उसकी पसलियों पर लक्षित एक क्षैतिज वार। आग इसके साथ दहाड़ उठी, जिससे वार ठंडी हवा में काटते हुए एक जलते हुए ब्लेड जैसा लगा। वह दूर मुड़ा, लेकिन काफी तेजी से नहीं। मेरी छड़ी का किनारा उसके किनारे से टकराया, लपटें उसके लबादे के फोल्ड्स से होकर गुजर गईं। वह फुकार उठा, जलन स्पष्ट रूप से महसूस हुई, और मेरे नीचे से उभरते हुए पत्थर की एक लहर के साथ जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की। मैं पीछे कूदा, छड़ी रक्षात्मक रूप से घूमती रही, आग एक भंवर स्पाइरल में घूमती रही, जैसे ही मैं उतरा और तुरंत फिर से आगे बढ़ा। बायां वार, दायां वार, सिर के ऊपर से स्मैश। प्रत्येक गति और तेजी से जलने लगी, आग मेरी इच्छा का अनुसरण कर रही थी। हर टक्कर के साथ चिंगारियां बर्फ पर नाचती, भाप के गुस्से वाले फटकार बर्स्ट्स उठते, क्योंकि मेरे हथियार की गर्मी के नीचे ठंड पिघल गई। उसने उनमें से अधिकांश को रोक दिया, लेकिन मैंने उसे सोचने का समय नहीं दिया। इससे पहले कि मैं अपना हमला और भी बढ़ा पाता, हथौड़े वाला आदमी वापस आ गया, उस शापित हथियार को मेरी तरफ घुमा रहा था। मैंने बगल में कदम रखा, लेकिन उससे निकली हवा के जोर ने मुझे दूर खिसका दिया। रुकने के लिए मेरी छड़ी जमीन पर टकराई, आग एक घेरे में फैल गई। हथौड़े वाले आदमी ने गुर्राया, आंखें सिकोड़ते हुए, तुम एक बच्चे के लिए तेज हो। मैंने अपनी टांगों में बनती जलन के बावजूद मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम बिना गेंदों वाले किसी के लिए धीमे हो। इस बार दोनों आदमी एक साथ मुझ पर आए। पृथ्वी उपयोगकर्ता ने हथौड़े चलाने वाले के पैरों के नीचे प्लेटफॉर्म्स उठाए, उन्हें उठते हुए पत्थर के फटने के साथ आगे की ओर प्रक्षेपित किया। वह एक से दूसरे पर कूदा, तेजी से दूरी कम कर रहा था, जबकि दूसरा आदमी पीछे रहा, हमले का मार्गदर्शन करने के लिए इलाके को आकार दे रहा था। हथौड़े चलाने वाला दहाड़ा, जैसे ही वह हवा में उछला, चौड़ा और जोरदार झूल रहा था। मैंने बचाव के विचार को छोड़ दिया। इसके बजाय, मैं हिला। सार मेरे अंदर उमड़ पड़ा। मेरा शरीर एक साथ हल्का और मजबूत महसूस हुआ। मैं नीचे झुका और किनारे की ओर फट पड़ा, पहले हथौड़े के झूलने से मुश्किल से बचा। वह हथियार वहां गिरा जहां मैं एक सांस पहले खड़ा था, बर्फ और टूटी हुई मिट्टी को ऊपर उछालता हुआ। आग मेरी छड़ी पर तेजी से बढ़ी क्योंकि मैं मुड़ा और उसकी पसलियों पर लक्षित एक धधकते हुए वार के साथ पलटवार किया। उसने ठीक समय पर रोका, लेकिन लपटें उसकी बांह पर लग गईं। वह कराहट के साथ मुड़ा, खुद को एक और उठते हुए प्लेटफॉर्म पर प्रक्षेपित किया। बहुत धीमा, वह चिल्लाया। उसके हाथ में हथौड़ा चमकने लगा, एक गहरा, गुस्से वाला लाल। मैंने उसके चारों ओर सार को अप्राकृतिक रूप से हिलते हुए महसूस किया। विशाल घाट, पल धीमा हो गया। मैं चकमा देने के लिए हिला, मेरा शरीर दूर कूदने के लिए कस गया, लेकिन उसके पैरों के नीचे का प्लेटफॉर्म उसे सीधे मेरी ओर एक तोप के गोले की तरह प्रक्षेपित कर दिया। चकमा देने के बीच में हथौड़ा मेरी पसलियों से मिला और दुनिया एक तरफ घूम गई। मैं उड़ गया। दर्द मेरे किनारे से फट पड़ा क्योंकि मैं जमीन से टकराया, केवल ये बर्फ या मिट्टी नहीं थी जिसने मुझे पकड़ा था। मेरे नीचे की सतह हवा में ही बदल गई थी। कठोर, काला, ऑब्सिडियन की तरह चिकना। क्रैक, मैं उछला और खिसका, भाप और राख का एक निशान छोड़ते हुए रुकने से पहले। मैं कराह उठा और हिलने की कोशिश की, लेकिन जमीन फिर से बदल गई। काला पदार्थ ऊपर उठा, मेरे पैरों को जकड़ लिया, उन्हें जगह पर बंद कर दिया। इससे पहले कि मैं खुद को आजाद कर पाता और अधिक ऊपर उठा, मेरी बाहों को काले पत्थर की हथकड़ियों कफ्स में लपेट लिया। मैंने संघर्ष किया, सांसें उखड़ गईं, गर्मी अभी भी मेरी नसों में धड़क रही थी। मेरे मांसपेशियों ने चिल्लाया क्योंकि मैंने जंजीरों के खिलाफ खींचा। लेकिन तभी हथौड़े चलाने वाला फिर से नीचे आया। वह एक उल्का मीटियोर की तरह आकाश से गिरा, दोनों हाथों में हथियार को जकड़े हुए, आंखें हत्यारे के इरादे से मुझ पर टिकी थीं।
मेरी सहज बुद्धि चिल्ला उठी। मैंने अपना ध्यान अंदर की ओर स्थानांतरित किया, अपने शरीर से चल रही सार नलिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया। एक गहरी सांस के साथ मैंने उन्हें खोलने की इच्छा जताई, उन्हें आने वाले हर ऊर्जा एनर्जी के टुकड़े को अवशोषित करने का आदेश दिया। इससे पहले कि मैं अपना कोर को घुमा पाता, धमाका, गिरते हुए पहाड़ की तरह हथौड़ा मेरे पेट से टकराया। हवा मेरे फेफड़ों से फट गई। मैं एक हिंसक खांसी के साथ झुक गया, मेरे होंठों से खून का फव्वारा निकल गया। मेरी दृष्टि डगमगाई, लेकिन दर्द के माध्यम से मैंने इसे महसूस किया। कच्ची ऊर्जा मेरे नलिकाओं में भर रही थी, एक टूटे हुए बांध की तरह मेरे कोर में बह रही थी। मेरा शरीर सरासर दबाव से कांप गया, लेकिन अवशोषण ने प्रभाव को बस इतना मंद कर दिया। बल क्रूर था, लेकिन ये बहुत बुरा होना चाहिए था। दर्द ने मेरी पसलियों को जंजीरों की तरह लपेट लिया और फिर क्रैक, स्पाइक्स, काले स्पाइक्स जमीन से फूट पड़े, ऊपर उठे और मेरे अग्रभागों और पिंडलियों के माध्यम से चले गए। साफ साफ नहीं, लेकिन मुझे पिन करने के लिए काफी गहरे, जलाने के लिए काफी गहरे। मैंने अपने दांत भींचे, मेरे मुंह से खून बह रहा था क्योंकि मैंने अपना सिर उठाने की कोशिश की। हथौड़े वाले ने हाँफते हुए कहा, पकड़ लिया उसे। लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ था। मैंने अपनी आंखें खोलने के लिए खुद को मजबूर किया और दर्द से परे अपनी धारणा को बढ़ाया। समीर का समूह पास में लड़ रहा था और हार रहा था। कम से कम 5 या 6 नीचे थे, कराह रहे थे और अपने अंगों को पकड़ रहे थे, उनके हथियार गिरे हुए थे। समीर, सिया, सारा और निशा अभी भी खड़े थे, लेकिन उन्हें तीसरे हमलावर के खिलाफ पीछे धकेला जा रहा था, मुश्किल से रेखा पकड़े हुए थे। धिक्कार है। मैंने अपनी सार भंडारण स्टोरेज की जांच की। 40/55। मैंने अपने शरीर में और अधिक ताकत भरने के लिए मजबूर किया, सीधे ताकत में 30 अंक। जैसे ही शक्ति हर कोशिका में उमड़ पड़ी, मेरी मांसपेशियां तालमेल बिठाने के लिए तनावग्रस्त हो गईं। मैंने इसे तुरंत महसूस किया। मेरी बाहें फड़क गईं, मेरी टांगें कांप गईं, मांसपेशियों और हड्डियों के नए बढ़ावा में समायोजित होने पर दर्द मंद हो गया। फिर मैंने अपनी मांसपेशियों फ्लैश में गहरी अंतर्निहित निष्क्रिय क्षमता पैसिव एबिलिटी को सक्रिय कर दिया। तन्य मांसपेशी टेंसाइल मस्क्यूलेचर। एक धीमी गुनगुनाहट मेरे अंगों के माध्यम से लुढ़क गई क्योंकि उच्च तनाव वाले मांसपेशियों के फाइबर्स कसकर कुंडलित हो गए। मेरी बाहें और टांगें संकुचित हो गईं जैसे कि अदृश्य केबलों द्वारा खींची गई हों। फाइबर अपने आप में तय फोल्डेड हो गए, परत दर परत, कसते हुए, एक धनुष की डोरी की तरह ताकत जमा कर रहे थे जिसे अपनी सीमा से आगे खींचा गया था। मेरी त्वचा में लहर रिपल्ड आ गई। मेरी नसें फूल बल्ज गईं। प्रत्येक मांसपेशी संक्षेपित, विस्फोटक ऊर्जा से 1 इंच तक सूज गई, जो सतह के ठीक नीचे थी। मेरा शरीर दबाव में कांप गया। ताकत उमड़ पड़ी। हथौड़े वाला आदमी एक कदम पीछे हट गया, उसकी आवाज अनिश्चित थी। तुम क्या कर रहे हो? मैंने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय, मैंने उस सारी कुंडलित कॉइल्ड शक्ति को अपनी कलाइयों और टखनों में केंद्रित किया, ठीक वहीं जहां काले पृथ्वी के कफ्स ने मुझे जकड़ रखा था। भूकंप प्रहार। सार प्रज्वलित हुआ, आग से नहीं, बल्कि कच्ची, आकस्मिक कंकसव बल से। धमाका, विस्फोट बाहर की ओर फैल गया, झटका मेरे अंगों से पत्थर में यात्रा कर रहा था। जंजीरें नहीं टूटी, वे विस्फोटित डेटोनेटेड हुईं। काले पत्थर के टुकड़े शाद्स एक तूफान में कांच की तरह बिखर गए। मेरी बाहों और टांगों में जड़े हुए ओब्सीडियन स्पाइक्स आधार पर फट गए, ढीले हो गए और जमीन पर गिर गए। बल के पीछे हटने के रूप में मेरा शरीर आगे की ओर उछल लर्च गया और मैं इसके साथ हिला। भाप मेरी त्वचा से निकली। टूटी हुई जमीन से धुआं उठा। मेरे चारों ओर हवा गर्मी और शक्ति के साथ लहराई रिपल्ड। मैं खड़ा हुआ, धीरे धीरे। हथौड़े वाला आदमी एक और कदम पीछे हट गया, अब आंखें चौड़ी हो गईं। मेरे शरीर की गर्मी ने उसके चेहरे पर लाल रंग भर दिया। उसके पीछे पृथ्वी उपयोगकर्ता ने अपनी नजर से कुड़ी, लेकिन वह भी अपने जबड़े में तनाव को छिपा नहीं सका। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? मैंने अपना सिर झुकाया, आग मेरे उंगलियों नकल्स के साथ चटक क्रैकलिंग रही थी। मैं मुस्कुराया, खून अभी भी मेरी ठोड़ी से टपक रहा था। आज तो कोई नहीं। मैंने अपनी धधकती छड़ी उठाई। लेकिन जल्द ही, मैं तुम्हारी मौत बनूंगा। मैं उनकी आंखों में देख सकता था, वे दोनों अब तनावग्रस्त थे, उनके भावों में डर की एक झलक रेंग रही थी। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने पहले ही अपना मन बना लिया था। अगर मैं उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करना चाहता था, तो मुझे कुछ कठोर करने की जरूरत थी। कुछ ऐसा जिसकी वे उम्मीद नहीं करेंगे। और एकमात्र चीज जो समझ में आई वह ये थी कि उनमें से एक को उसके जीवन के 1 इंच के भीतर पीटा जाए, भले ही इसका मतलब अपना खुद का जोखिम हो। एक सीधी लड़ाई काम नहीं करेगी, ज्यादा देर तक नहीं। लेकिन अगर मैं उन्हें आश्चर्यचकित कर दूं, फिर शायद, बस शायद, मैं तराजू को झुका सकता हूं। तो मैंने पूरी कोशिश करने का फैसला किया। मैंने अपने शरीर से बहते हुए सार में अपनी इच्छा को घुसा, स्लैम दिया और इसके हर धागे को प्रज्वलित कर दिया। धमाका, आग मेरी त्वचा से फट गई जैसे वह मुक्त होने का इंतजार कर रही थी। यह मेरे शरीर पर जंगली और अनियंत्रित रूप से जली और बही।
अचानक गर्मी से हवा झिलमिला सिमट गई और मेरे बाल हवा में ऐसे फड़फड़ाए जैसे वे तूफान में फंस गए हों। मेरे पूरे शरीर में दर्द भड़क उठा क्योंकि मैंने जंगली आग को नियंत्रित करने के लिए नलिकाओं, मेरी मांसपेशियों और यहाँ तक कि मेरे साइनैप्स को अपनी सीमा तक तनावग्रस्त महसूस किया। मैंने अपने दांत भींचे और अपने नलिकाओं को और अधिक ऊर्जा खींचने के लिए मजबूर किया, जितना वे इस्तेमाल करते थे, बस अतिरिक्त सार उत्पन्न करने के लिए। मेरा कोर तनाव से दर्द कर रहा था, लेकिन मैं नहीं रुका। मेरी टांगें नीचे झुक गईं। वहां की मांसपेशियां फिर से कसकर कुंडलित हो गईं। वे पहले के फटकार बर्स्ट से पहले ही तनावग्रस्त थे, लेकिन मैंने अपनी नसों के माध्यम से चिल्ला रहे चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। भूकंप प्रहार। मैं दहाड़ा। धमाका। मेरा शरीर एक बिजली के बोल्ट की तरह दो हतप्रभ दुश्मनों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ गया। आग मेरे पीछे चली गई। उनकी चीखें मेरे पीछे गूंज उठी, लेकिन मैंने नहीं सुना। हवा के बीच में मैंने अपनी बाईं टांग से एक और फटकार बर्स्ट शुरू किया। धमाका। झटका फिर से मेरे माध्यम से टकराया। मेरी गति दोगुनी हो गई। दर्द मेरी टांगों से गुजर गया, लेकिन मैंने अपने शरीर का आकार पकड़े रखा, इसे एक भले की तरह आगे धकेल दिया। एकमात्र चीज जो मुझे अब दिखाई दी वह थी लबादाधारी आदमी, वह जो समीर के समूह को कुचल रहा था। लपटें मेरी त्वचा पर लहरों में उमड़ पड़ी, जंगली और अनियंत्रित। मैंने अपनी टांगों को एक और बार संकुचित किया और उन्हें उनकी सीमा से आगे धकेल दिया। मैंने एक कठोर सांस छोड़ी क्योंकि मेरे फेफड़े जल रहे थे। भूकंप प्रहार। धमाका। दुनिया मेरे चारों ओर धुंधली हो गई। एक पल के लिए ये पूरी तरह से गायब हो गया। जब ये वापस आया तो मैं पीड़ा में था, लेकिन मैं पहले से कहीं ज्यादा तेज था। सेकंडों में मैं युद्ध के मैदान के ऊपर था। समीर और बाकी लोग मेरे नीचे थे, पीटे गए, कराहते हुए शरीरों से घिरे हुए थे। मुझे इसे अभी खत्म करना था। मैंने एक और फटकार बर्स्ट को चैनल किया, इस बार अपनी पीठ से अपने कोण को बदलते हुए और सीधे लबादाधारी आदमी पर गोता लगाया। भूकंप प्रहार। धमाका। सार का एक विस्फोट मुझे एक मिसाइल की तरह प्रक्षेपित कर दिया। हवा मेरे कानों से चीखी। मेरी बाहें सूज गईं क्योंकि मैंने अपनी छड़ी को अपने सिर के ऊपर खींच लिया। फिर एक रोशनी की चमक, मेरे दिमाग के अंदर एक अलर्ट पिंग हुआ। कौशल स्तर बढ़ा। पंचिंग एबव माई वेट 163। पंचिंग एबव माई वेट। कौशल स्तर बढ़ा। भूकंप प्रहार स्तर 4 स्तर 5। मुझे भीड़ का आनंद लेने का समय नहीं मिला। मेरे नीचे लबादाधारी आदमी मुड़ा और एक चमकती नीली ढाल को सक्रिय कर दिया। सार इसकी सतह पर झिलमिला, सिमट, घना और परतदार लेड। मैं चिल्लाया जैसे ही मैं गिरा, मेरी आवाज मेरे गले से फट गई। भागो। मैंने समीर और बाकी लोगों को उस आदमी से दूर भागते हुए देखा। मेरी छड़ी आग से धधक उठी। यह एक केंद्रित विनाश के गोले में संकुचित होते हुए, नोक पर एक घूमते हुए भभक इन्फर्नो में इकट्ठा हो गया। मैंने प्रभाव से ठीक पहले तीव्र विध्वंस को सक्रिय किया। छड़ी एक उल्का की तरह नीचे गिरी। ढाल एक सेकंड से भी कम समय तक टिकी रही। फिर क्रैक। घूमना बंद हो गया। गर्मी अंदर की ओर तह फोल्डेड हो गई। और फिर सब कुछ विस्फोटित एक्सप्लोडेड हो गया। धमाका। विस्फोट ने मुझे हवा में पीछे की ओर फेंका। आग मेरे चारों ओर घूम रही थी जैसे ही मैं लुढ़का टम्बल्ड। मैंने खुद को बीच गिरने में पकड़ा और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। एक गड्ढा क्रेटर, वहां से धुआं निकल रहा था जहां वह आदमी था। वह उसमें आधा दफन था, अंग अजीब कोनों पर मुड़े हुए थे, उसके नीचे की जमीन कांच की तरह टूट गई थी। उसका लबादा अब पूरी तरह से गायब हो गया था। मैंने एक युवा आदमी को देखा, भूरे बाल खून से सने हुए थे, उसका चेहरा चोटिल और त्वचा जली हुई थी। उससे पतले फुसफुसाहट विस्प्स में धुआं उठ रहा था। उसका शरीर फड़क ट्विच्ड उठा और मैंने अविश्वसनीयता में देखा जैसे ही वह हिला। वह अभी भी जीवित था, लेकिन उसकी दोनों बाहें उसके किनारों पर लंगड़ी, लिम्प थीं, स्पष्ट रूप से टूटी हुई थीं। अब वह किसी भी तरह से लड़ नहीं सकता था। फिर मेरी धारणा भड़क उठी, पीछे से खतरा। बाकी दोनों आदमी सीधे मेरी ओर भाग रहे थे। मैंने खुद को खड़े होने के लिए मजबूर किया। मेरी टांगें कांप रही थीं, हड्डियां दर्द कर रही थीं, लेकिन मेरे पास आराम करने की विलासिता नहीं थी। मैं उनका सामना करने के लिए मुड़ा, तभी हथौड़े चलाने वाला गुस्से में चिल्लाया, तुम कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसका शरीर तंग गया, फिर वह दहाड़ा, उल्का घाट। मेरे पास प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से समय था। उसका आंकड़ा धुंधला हो गया, गति और क्रोध के एक धुंधलापन ब्लर में गायब हो गया। मैंने उसके हथौड़े की एक झलक पकड़ी, लाल गर्म चमक रहा था, उसकी बाहें उसी आग जैसी चमक से जली हुई थी, और यहाँ तक कि उसकी आंखें भी लाल रोशनी से चमक उठी थी। मेरी सहज बुद्धि चिल्ला उठी। मैंने जितनी तेजी से हो सका अपनी रक्षा ऊपर फेंक थ्रू अप दी। आयामी कवच। मेरे सामने की हवा गाढ़ी हो गई, विकृत हो गई, और संकुचित हो गई, अंतरिक्ष खुद एक बाधा में झुक गया। फिर आया प्रभाव। हथौड़ा एक बहरा कर देने वाले धमाके बूम के साथ ढाल से टकराया। संकुचित स्थान एक पल के लिए टिका रहा, लेकिन केवल एक पल के लिए, इससे पहले कि वह दबाव में कांच के टूटने जैसी आवाज के साथ बिखर गया।
मेरे पास सांस लेने का समय नहीं था। मैंने अपनी छड़ी को अपने सामने उठाया, तभी हथौड़ा आगे बढ़ा, उससे टकराया। बैंग! दुनिया घूम गई। दर्द मेरी बाहों से गुजर गया क्योंकि प्रभाव ने मुझे एक रैगडॉल की तरह पीछे की ओर प्रक्षेपित लॉन्च कर दिया। टकराव आने से पहले हवा मेरे चेहरे से चीखी। मैं उस आधे दफन आदमी के बगल में मिट्टी से टकराया जिसे मैंने अभी गिराया था। धूल और मलबा हवा में उड़ गया क्योंकि मेरा शरीर जमीन पर फिसल गया। मैंने हाँफ लिया, छाती उछल खींच रही थी। वार के बल ने मेरे फेफड़ों को आधा खाली छोड़ दिया था। हथौड़े वाला आदमी फिर से मुझ पर हमला करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह नजदीक आ पाता, समीर बीच में आ गया, खुद को हमारे बीच रख दिया। उसकी तलवार रोशनी में चमक उठी, तैयार थी। एक सेकंड बाद हमारे समूह के बाकी लोग आ गए, हथियार उठाए हुए, चेहरे तनावग्रस्त थे। हम चुप्पी में खड़े थे, हवा गर्मी और खतरे से भारी थी। मैंने खुद को सीधा खड़ा होने के लिए मजबूर किया, मेरी टांगें अभी भी कांप रही थीं, और मैं जमीन में आधे दफन आदमी की ओर लंगड़ाया। वह मुश्किल से होश में था, धीरे से कराह रहा था। मैंने अपनी छड़ी उठाई और उसकी नोक को ठीक उसके सिर के ऊपर दबाया, उस पर लपटें अभी भी जल रही थीं। फिर मैं हथौड़े चलाने वाले की ओर मुड़ा और फटे हुए हुड के माध्यम से उसकी आंखों से मिला। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम एक और कदम उठाते हो और मैं उसका सिर तरबूज की तरह फोड़ दूंगा। और यह मत सोचना कि मैं भूल गया हूं, तुम्हारा एक और आदमी कहीं छिपा हुआ है। युद्ध का मैदान फिर से शांत हो गया। यहां तक कि इरकास की लड़ाई की दूर की आवाजें भी फीकी पड़ गई थीं। फिर हथौड़े वाला आदमी हंसा। पहले एक धीमी हंसी, फिर एक पूरी, जोरदार, गूंजती हंसी। हा हा हा, उसने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे उसकी जान की परवाह है? मैंने अपना सिर थोड़ा झुकाया। तुम्हें नहीं है। खैर, यह मेरे लिए ठीक है। मैंने अपनी छड़ी में सार चैनल किया। लपटें नोक के चारों ओर घूम उठी, तेजी से घूमती रहीं जब तक कि एक आग का गोला नहीं बन गया, ठीक आदमी के सिर के ऊपर। ये तेजी से बढ़ा, लगभग आदमी के सिर के आकार का। गर्मी इतनी तीव्र थी कि उसके नीचे की जमीन झंझनाने सिजल लगी। हथौड़े वाले ने अपनी सांस के नीचे कुछ बुदबुदाया, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने शांति से कहा, तुम तब अपनी विदाई कह सकते हो। आग का गोला सिकुड़ गया, घूमते हुए और कसकर संकुचित हो गया। उससे निकलने वाली गुनगुनाहट हम तेज, जोरदार हो गई, एक ब्लेड की तरह हवा में काट रही थी। जैसे ही मैंने फिर से बोलने के लिए अपना मुंह खोला, दूसरा आदमी पृथ्वी उपयोगकर्ता ने आवाज लगाई। ठीक है, रुको, रुको। मैंने उसकी आंखें मुझ पर जलते हुए महसूस किया जैसे उसने जोड़ा, तुम क्या चाहते हो? सीधा, मैंने जवाब दिया। दफा हो जाओ। उसने एक सूखी, लगभग मनोरंजक अम्यूज्ड हंसी दी। तुम्हें सच में लगता है कि हम यहाँ सिर्फ कुछ हमले फेंकने और फिर भागने के लिए आए थे? तुम हमारे एक आदमी को मार सकते हो, जरूर, लेकिन तुम्हारे चारों और बाकी बच्चों का क्या? हम तुम्हें नहीं मार सकते, लेकिन उन्हें मिटाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेरी भौहें, ब्राउ तन गईं। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैंने उसके चेहरे का अध्ययन किया, ये पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह धोखा, ब्लफिंग दे रहा था। आगे बढ़ो, मैंने आखिरकार कहा। कोशिश करो, मैंने पहले ही इस आदमी का चेहरा देख लिया है। सेना उसका और तुम सभी का एक एक करके पता लगाएगी। तो जिसे तुम चाहते हो उसे मार डालो। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, मेरे दोस्त नर्क में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। आग का गोला और जोर से धड़क उठा, उसका घूमना अब जंगली था, हवा में काटते हुए एक ब्लेड की तरह गुनगुना हमिंग रहा था। तभी मैंने कुछ स्थानांतरित शिफ्ट होते हुए महसूस किया। एक नई उपस्थिति। मेरी इंद्रियां मैदान के किनारे की ओर चमकी, स्नैप्ड। वह आदमी जो छिपा हुआ था, आखिरकार हिला। वह धीरे धीरे, शांति से, आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ हमारी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह पास आया, मैंने बदलाव तुरंत महसूस किया। उसके चारों ओर हवा कंपित वाइब्रेटेड हुई, दबाव गाढ़ा और अप्राकृतिक अननेचुरल था। मेरी सहज बुद्धि मुझ पर चिल्लाई, ये वाला अलग था। मैंने जल्दी से कहा, समीर, अपनी आंखें नवागंतुक से हटाए बिना। सभी, मेरे पीछे आ जाओ। किसी ने मुझ पर सवाल नहीं उठाया। समीर मेरे बगल में खड़ा हो गया, उसकी तलवार उसकी पकड़ में स्थिर थी। बाकी लोग हमारे पीछे चले गए, एक तंग रेखा बना रहे थे। और मैंने पास आते हुए आकृति को घूर दिया। मेरा दिल और जोर से धड़का। वह हथौड़े चलाने वाले और पृथ्वी उपयोगकर्ता के बीच रुक गया। वे दोनों पीछे हट गए, लगभग सहज रूप से उसके पीछे गिर गए। क्या वह उनका नेता है? मैंने सोचा। हवा तनाव से भारी थी। कुछ लंबे सेकंड बीत गए इससे पहले कि आदमी आखिरकार बोला। उसने खुरदरी, रास्पी और अजीब तरह से कृत्रिम आर्टिफिशियल आवाज में कहा, जैसे कि वह इसे किसी प्रकार के फिल्टर के माध्यम से मजबूर कर रहा था। तेजवीर रायनहॉट, तुमने हमें सच में आश्चर्यचकित कर दिया है। स्तर 50 भी नहीं, और फिर भी तुम्हारे पास स्तर 103 वाले को जमीन में चलाने की शक्ति थी। यह अनसुना, अनहर्ड ऑफ है। मेरा जबड़ा कस गया, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने कुछ गर्म संतुष्टि महसूस की। गर्व, मैंने अपने स्तर से कहीं ऊपर वाले को गिरा दिया था।
जरूर, मैंने उसे अप्रत्याशित ऑफ गार्ड रूप से पकड़ा था और शायद वह आदमी वहां का सबसे मजबूत नहीं था। जहां तक मुझे पता था, उसकी श्रेणी क्लास एक दुर्लभ हो सकती थी, या शायद सिर्फ सामान्य। फिर भी, मैंने इसे कैसे भी देखा, वह एक जीत थी। आदमी जारी रहा, उसकी उपस्थिति मेरे खिलाफ एक बढ़ती हुई ज्वार की तरह दबा रही थी। मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारी उप कमांडर आसपास है, घूम रही है। मैं उसे पिन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वह फिसलन स्लिपरी है। प्रभावशाली, इम्प्रेसिव। वह रुका, फिर कुछ ऐसा पेश किया जिसने मेरे शरीर की हर नस को कस दिया। तो ये सौदा है। तुम हमारे साथ आओ, हमारे पक्ष में शामिल हो जाओ, और हम तुम्हारे दोस्तों को जिंदा छोड़ देंगे। अभी के लिए। मैंने एक भौं उठाई और पूछा, तुम्हारे पक्ष में शामिल हो जाऊं? उसने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ। मैंने अपना सिर झुकाया। और तुम्हारा पक्ष वास्तव में क्या है? आदमी हंसा, तुम्हें ये जानने के लिए हमारे साथ शामिल होना होगा। मैंने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। नहीं धन्यवाद, मैं ऐसे पक्ष पसंद करता हूं जिनमें खुद को दिखाने की हिम्मत होती है, चाहे वे खलनायक हो या नायक। कम से कम वे छाया के पीछे नहीं छिपते। उसने अपने हाथों को एक बार धीरे और मजाक मॉकिंग में ताली बजाई। महान आदर्श, बच्चे, लेकिन बहुत भोले, नाइव। फिर भी, मुझे तुम्हारी उम्र के किसी व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमत्ता, विजडम की उम्मीद नहीं थी। उसकी आवाज थोड़ी कठोर हो गई। तुम हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहते, ठीक है। लेकिन क्या तुम स्वेच्छा से हमारे साथ आने के बारे में सोचते हो? कोई जंजीर नहीं, कोई धमकी नहीं। बस चलो। मैं कुछ सेकंड के लिए शांत रहा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन मैंने अपना चेहरा स्थिर रखा। मुझे ऐसा दिखाना था जैसे मैं इस पर विचार कर रहा हूं, जैसे मैं अनिच्छा से हार मान रहा हूं। फिर मैंने पूछा, तुम कौन हो, वास्तव में? तुम्हें एहसास है कि यहाँ हम पर हमला करना साम्राज्य एम्पायर की सेना पर सीधा हमला है? उसने मुझे एक और मुस्कान दी। हाँ, हमें पता है। और हमारे पास ऐसा करने की हिम्मत भी है। अब देरी, स्टॉलिंग करना बंद करो। मेरे पास पूरा दिन नहीं है। तुम्हारा जवाब क्या है? मैंने जोर से सांस छोड़ी, फिर अपनी छड़ी को सिकोड़ने के लिए नीचे पहुंचा और इसे अपनी बेल्ट पर झुका हुक दिया। घूमता हुआ आग का गोला अभी भी घायल आदमी के सिर के ऊपर धीरे धीरे फिजल हो गया। फिर मैंने आदमी की आंखों में देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन तुम बाकी सभी को अकेला छोड़ दो। ये सौदा है। इससे पहले कि आदमी जवाब दे पाता, समीर आगे बढ़ा। मैं भी आ रहा हूं। मैं तुम्हें इन कमीनों स्कमबैग्स के साथ अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं लगभग हंसा, लेकिन मैंने अपना चेहरा सीधा रखा। मैं उसकी ओर मुड़ा और कहा, नहीं, तुम ऐसा क्यों करोगे? ये खतरनाक, डेंजरस है। उसने अपनी तलवार म्यान शील्ड में डाल ली और मुझे वह परिचित जिद्दी, स्टबन रूप दिया। मुझे पता है कि यह खतरनाक है, इसलिए मैं जा रहा हूं। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तेजवीर। मैं तुम्हें इस अकेले का सामना नहीं करने दूंगा। मैंने उसे एक पल के लिए घूर दिया, फिर अपना हाथ बढ़ाया। उसने इसे पकड़ा, दृढ़ और मजबूत। मैंने धीरे से कहा, मुझे खुशी है कि मेरे पास तुम्हारे जैसा भाई है। उसने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुम्हें होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूं। मैं इस पर हंसा। फिर आदमी ने बाधित किया, ठीक है, अगर तुम्हारा छोटा हनीमून खत्म हो गया है, तो क्या हम चल सकते हैं? उसने निशा की ओर एक उंगली से इशारा किया और जोड़ा, ओह, और वह भी आ रही है। मेरी मुस्कान गायब हो गई। एक चमक में, मैं आधे दफन आदमी के पास वापस आ गया। मेरा हाथ उसके गले के चारों ओर कस गया क्योंकि मैंने उसे थोड़ा ऊपर खींच लिया, नेता के साथ आंखें मिलाईं। मैंने धीमी और ठंडी आवाज में बात की, वह तुम्हारी पसंद। सब कुछ फिर से शांत हो गया। आदमी कुछ सेकंड के लिए स्थिर खड़ा रहा, इससे पहले कि आखिरकार बोला, ठीक है, तुम दोनों हमारे साथ चलो। मैंने आधे दफन आदमी को जमीन से बाहर खींच लिया। मेरी पकड़ अभी भी उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर थी। मैंने ढील नहीं दी। मैंने अपनी आवाज धीमी और तीखी रखते हुए कहा, आपके आफ्टर यू। आदमी ने जवाब नहीं दिया। वह बस मुड़ा और चलने लगा, उसका लबादा उसके पीछे झूल रहा था। हथौड़े वाला आदमी और पृथ्वी मैनिपुलेटर बिना एक शब्द कहे उसके पीछे हो लिए। मैंने समीर पर एक नजर डाली। उसने एक छोटा सा कंधा श्रग दिया और उनके पीछे चलना शुरू कर दिया, हमेशा की तरह शांत, जैसे कि हम बस एक और प्रशिक्षण सत्र में जा रहे थे। मैंने एक शांत सांस छोड़ी और आखिरी बार पीछे मुड़ा। मेरी आंखें निशा पर टिकीं। वह जमी हुई खड़ी थी, उसकी कमान बो उसके हाथों में कसकर जकड़ी हुई थी, उंगलियां बस थोड़ी कांप रही थीं। उसकी भौहें, ब्राउज एक साथ खींची हुई थी, उसके होंठ एक पतली रेखा में दबे हुए थे। मैं उसकी आंखों में सवालों के तूफान को देख सकता था। मैंने एक मुस्कान मजबूर की और उसे आवाज लगाई, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। बस मेरा इंतजार करना। मैंने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। मैं मुड़ गया। आदमी अभी भी मेरी पकड़ से लटका हुआ था, और लबादाधारी नेता का पीछा किया। जैसे ही मैं चला, मैंने अपनी धारणा को आगे के तीनों पुरुषों पर बंद लॉक्ड रखा।
उनके द्वारा उठाए गए हर कदम, उनकी सांस लेने में हर बदलाव, मैंने उसे ट्रैक किया। जिस क्षण मुझे यकीन था कि वे ध्यान नहीं दे रहे थे, मैंने अपनी छड़ी के खिलाफ अपना हाथ ब्रश किया और इसे चुपचाप अपनी लघु भंडारण अंगूठी मिनिएचर स्टोरेज रिंग में सरका दिया। फिर, ध्यान से, मैंने अपनी मुख्य भंडारण अंगूठी, मेरे हार, एक अतिरिक्त वर्दी और मेरे संचार कम्युनिकेटर से सब कुछ महत्वपूर्ण लघु वाले में स्थानांतरित ट्रांसफर कर दिया। एक बार जब मुझे यकीन हो गया कि यह सब अंदर था, तो मैंने अब खाली अंगूठी को अपनी उंगली से फिसला, स्लिप्ट दिया और उसे जमीन पर गिरने दिया। उम्मीद है, किसी को यह मिल जाएगा। इस बीच, मैंने चुपचाप आसपास से हर ऊर्जा एनर्जी के निशान को अवशोषित करने के लिए अपनी सार नलिकाओं का उपयोग किया। मुझे भरा हुआ, तेज और दूसरी तरफ जो भी इंतजार कर रहा था उसके लिए तैयार होने की जरूरत थी। हम लगभग 10 मिनट तक चुप्पी में चलते रहे। फिर, बिना किसी चेतावनी के, हम रुक गए। एक और लबादाधारी आकृति आगे खड़ी थी। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया, उसके हथियार अरकास से लड़ रहे आदमी के समान थे। इससे पहले कि मैं एक शब्द कह पाता, हमारे पीछे एक गहरी गड़गड़ाहट बूम गूंज उठी और बादल थंडर दहाड़ उठा। नेता ने अपनी अंगूठी से एक छोटा सा उपकरण डिवाइस निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। एक गुनगुनाहट हम हवा भर गई, और फिर उपकरण के ठीक ऊपर एक चमकता हुआ पोर्टल फट गया। मैंने अरकास की दहाड़ को कहीं दूर से सुना, लेकिन इससे पहले कि मैं घूम पाता, आदमी धुंधला ब्लर्ड हो गया, मेरे प्रतिक्रिया करने से भी तेज, और समीर और मेरे पीछे फिर से दिखाई दिया। इससे पहले कि हमें हिलने का समय मिलता, पीछे से एक बल हम पर टकराया, स्लैम्ड। दुनिया मुड़ ट्विस्टेड गई। सब कुछ एक सेकंड के लिए काला हो गया। और फिर, मैं एक ठंडी, ठोस फर्श फ्लोर पर जोर से गिरा। मेरा शरीर सहज ज्ञान पर चला गया। मैं जमीन पर लुढ़का और खुद को अपने पैरों पर धकेल दिया। जिस पल मैं खड़ा हुआ, मेरी धारणा हर दिशा में फैल गई, क्षेत्र को स्कैन कर रही थी। तीनों लबादाधारी आदमी वहीं थे, हमें घेरे हुए थे। वह जिसे मैंने पहले तोड़ा था, अब हथौड़े वाले आदमी के कंधे पर झुका, स्लम्प्ड हुआ था, मुश्किल से होश में था। लेकिन मैं शक्तिशाली व्यक्ति, महागुरु ग्रैंडमास्टर रैंक वाले आदमी को महसूस नहीं कर सका। वह चला गया था। मैंने चारों ओर एक त्वरित नजर डाली। हम किसी प्रकार की गुफा केव के अंदर लग रहे थे। दीवारें खुरदरी और असमान अनइवन थीं, स्वाभाविक रूप से पत्थर से तराशी काव्ड गई थीं। हमारे नीचे की जमीन ठोस चट्टान थी, जगहों पर दरारें थीं, जिसमें नम सतह से काइट मॉस चिपकी हुई थी। समीर मेरे बगल में कराह उठा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और बुदबुदाया। हमें इस तरह फेंकने की जरूरत नहीं थी, यार। हम बस ठीक से आ रहे थे। केंद्र में आदमी ने एक छोटी सी हंसी छोड़ी और जवाब दिया, मेरी माफी। अगली बार, हम सुनिश्चित करेंगे कि यह एक सहज सवारी हो। फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपने सिर को ढकने वाला हुड वापस खींच लिया। मुझे आखिरकार उस पर एक स्पष्ट नजर मिली। 30 के दशक का एक आदमी, एक चौकोर जबड़े स्क्वायर जो गहरी नीली आंखें और एक पतली दाढ़ी और मूंछ मस्टाश। वह शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तेज, गणना कैलकुलेटेड महसूस हुआ। वह करीब आया और बोला, मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम गौरव होलकर है। तुम मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने मेरे छोटे चचेरे भाई कीर्ति होलकर के बारे में सुना होगा। मैंने अपना भाव तटस्थ न्यूट्रल रखा और एक छोटा सा सिर हिलाया, नॉड। हाँ, वह मेरी इकाई का हिस्सा था। गौरव और भी करीब आया जब तक कि हम लगभग आमने सामने नहीं थे। वह लगभग मेरे जितना ही लंबा था, शायद थोड़ा चौड़ा। उसकी आवाज धीमी हो गई, लगभग एक फुसफुसाहट विस्पर केवल मेरे लिए थी। हाँ, वह तुम्हारी इकाई में था, लेकिन अब नहीं। और उसके अनुसार, तुम कारण थे। मैंने उसे बिना एक शब्द कहे, उसकी टकटकी गेज से मिलते हुए, घूर दिया। अगर वह मुझे डराने इंटिमिडेट की कोशिश कर रहा था, तो ये काम नहीं कर रहा था। वह आगे बढ़ा, तुमने ऐसी बातें कही और की जो तुम्हें शायद नहीं करनी चाहिए थी। होलकर, हम अपनी धैर्य पेशेंस के लिए ठीक से नहीं जाने जाते हैं। फिर भी, हम इसे जाने दे सकते थे। लेकिन फिर हमने एक बल्कि जिज्ञासु क्यूरियस कहानी सुनी, एक बच्चे के बारे में जिसने एक राक्षस डेमन को एक श्रेणी क्लास के साथ मार डाला, जबकि उसके पास खुद एक नहीं था। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, मुझे बारीकी से देख रहा था। स्वाभाविक रूप से, हमें उस बच्चे से खुद मिलना पड़ा। मेरा दिमाग सवालों से स्पंद गया, ये जानकारी किसने प्रकट की होगी? केवल समीर को ही मैंने व्यक्तिगत रूप से राक्षस गुरु के बारे में बताया था। उसके अलावा, केवल जाह्नवी और अरकास को पता था। कुछ संभावनाएं मेरे दिमाग में आईं, शायद अरकास ने जानबूझकर जानकारी जारी की थी, या शायद उसने किसी और को बताया और वहां से खबर फैल गई। लेकिन अभी, मेरे पास कुछ भी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। एक बार फिर, मैंने गुफा को स्कैन किया, यह महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि कोई और छिपा हुआ है या नहीं, कोई ऐसा जिसने हमें धोखा दिया हो या हमारे रहस्य आगे बढ़ाए हों। मैंने अपनी धारणा को बाहर की ओर बढ़ाया, हवा में और पत्थर के चारों ओर लटके सार पर ध्यान केंद्रित किया,
हस्तक्षेप के हल्के फेंटेस्ट संकेत को भी पकड़ने की उम्मीद में। लेकिन सब कुछ स्थिर लग रहा था। कोई अजीब उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशंस नहीं, कोई छिपी हुई उपस्थिति नहीं। बस शांत। गुफा खुद छोटी थी, शायद लगभग 15 फीट बाय 15। 4 सुरंगें अलग अलग दीवारों से फैली हुई थीं, जो कौन जानता था कहाँ ले जा रही थीं। पत्थर की दीवारें खुरदरी और असमान थीं, स्पष्ट रूप से बहुत पहले तराशी काव्ड गई थीं। कुछ मंद दीपक लैम्प्स जंग लगे हुक्स से लटके हुए थे, जो जगह के विवरण को बनाने के लिए पर्याप्त रोशनी डाल रहे थे, लेकिन आरामदायक महसूस करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। मैं वहां चुप्पी में खड़ा रहा, सब कुछ एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। राक्षस के साथ क्या हुआ, ये किसने लीक किया होगा। कुछ और सेकंड तक एक ही विचार पर पलटने और कहीं न पहुंचने के बाद मैंने धीरे धीरे सांस छोड़ी और तनाव को जाने दिया। मैं इसे अभी पता नहीं लगा सकता था, और अधिक जानकारी के बिना नहीं। पल के लिए मेरे पास आदमी को क्या कहना था, उसे सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर भी मैं इतनी आसानी से कुछ भी स्वीकार नहीं करने वाला था। मैंने आदमी को देखा, भ्रम में अपनी भौहें ब्राउज झुकाई फरोड और पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। गौरव ने एक सेकंड के लिए मुझे घूर दिया, इससे पहले कि वह हंसा। मेरे साथ स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो बच्चे। मैंने एक लापरवाह कंधा श्रग दिया। मुझे सच में नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह मुझे घूरता रहा, जैसे वह मेरी आत्मा के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहा था। फिर आखिरकार उसने सांस छोड़ी और पीछे हट गया। मुझे समझ में आया, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें बचाने आ रहा है, लेकिन मुझे ये स्पष्ट करने दो, कोई भी इस जगह को नहीं छोड़ता जब तक हम उन्हें जाने नहीं देते। यहाँ तक कि सम्राट एम्परर भी तुम तक नहीं पहुँच सकते। तो मेरा प्रस्ताव अभी भी कायम है, हमसे जुड़ो और तुम्हारा जीवन कुछ दिलचस्प इंटरेस्टिंग अवसरों के लिए खुल जाएगा। इससे पहले कि मैं कुछ भी वापस कह पाता, उसके पास अचानक हरी गैस खिल गई। वह महागुरु जो अरकास से लड़ रहा था, अभी भी अपने हुड और लबादे में ढका हुआ था, धुंध से बाहर निकला। एक खुरदरी ग्रास्पी आवाज हुड के नीचे से आई। क्या ये वह है? गौरव ने एक दृढ़ सिर हिलाया, नॉड। महागुरु ने जवाब दिया, ठीक है, तुम्हें पता है क्या करना है। मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। लेकिन तुम लड़की को लाने में विफल रहे। तुम्हें उसके लिए जवाब देने के लिए बुलाया जाएगा। मैंने गौरव की आंखों में कुछ झलकते फ्लिकर हुए देखा, उसका चेहरा ये सुनकर बस एक पल के लिए अपना रंग खो गया। फिर बिना एक और शब्द के हरी धुंध महागुरु के पैरों के नीचे से निकली और वह गायब हो गया। गौरव ने अपना सिर हिलाया, सीधे मेरी आंखों में देखा और कहा, तुमने मेरी योजना को सच में गड़बड़ा मेस्ड अप दिया। तो अब मुझे तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। फिर वह दूसरे 2 लोगों की ओर मुड़ा, आधे अचेत आदमी की ओर इशारा किया और कहा, उसे इलाज ट्रीटेड कराओ। मैं इन दोनों से निपटूंगा। हथौड़े वाले आदमी ने आखिरकार अपना लबादा हटा दिया। उसके नीचे 20 के दशक का एक आदमी था, काले बाल, काली आंखें, औसत दिखता था, लेकिन जिस तरह से उसने मुझे घूर दिया वह औसत से कुछ भी था। उसकी आंखें गुस्से से जल गईं क्योंकि उसने बुदबुदाया, हम फिर मिलेंगे, तेजवीर। फिर वह मुड़ा और एक सुरंगों में से एक में गायब हो गया। समीर ने मेरी ओर देखा, भ्रमित था। तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने आदमी के आधे जले हुए लबादे और उसकी पैंट पर जले हुए धब्बों पैचेस का उल्लेख किया। समीर की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। तुम गंभीर हो? मैंने सिर हिलाया। उसने एक धीमी सीटी विसल छोड़ी। मैं हमेशा खुद ऐसा करना चाहता था। मैं धीरे से हंसा, लेकिन इससे पहले कि हम में से कोई और कुछ कह पाता, गौरव ने अपना हाथ हिलाया। कपड़ों के 2 छोटे ढेर हमारे सामने दिखाई दिए। उसने आदेश दिया, इन्हें पहनो। मैं नीचे झुका और कपड़े उठाए। भूरे रंग की लिनन पैंट और एक मेल खाती वेस्ट। बस यही था। मैंने एक भौं उठाई, एक स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन की उम्मीद में, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तो मैंने कंधा उचका दिया, अपनी वर्दी उतार दी और नए कपड़े पहन लिए। मुझे वेस्ट के नीचे एक शर्ट पसंद आई होगी, लेकिन जाहिर है कि होलकर फैशन के अपने नियम थे। समीर ने भी ऐसा ही किया, उसी मंद दल पोशाक में बदल गया। गौरव ने हमारे बूटों को इकट्ठा किया और यहाँ तक कि समीर की तलवार भी ले ली। आखिरकार वह बोला, चलो चलें। वह मुड़ा और उस सुरंग के विपरीत नीचे चलना शुरू कर दिया जिसे हथौड़े वाले आदमी ने लिया था। जैसे ही हम पीछे हो लिए, मुझे एहसास हुआ कि मुझे हथौड़े वाले आदमी का नाम भी नहीं पता था। मैं लगभग इस पर हंस पड़ा। हम चुप्पी में चले, सुरंग छत में जड़े हुए बेहोश चमकते पत्थरों से मंद रोशनी में थी। लगभग 1 मिनट के बाद संकरी सुरंग एक बहुत बड़े हॉल में खुल गई। केंद्र में 5 अधेड़ उम्र के पुरुष फर्श पर आलती पालती क्रॉस लेग्ड मारकर बैठे थे, ध्यान मेडिटेटिंग कर रहे थे। हॉल के दूर के छोर पर 4 चमकते हुए टेलीपोर्टेशन सर्कल्स जमीन में उकेरे एच्ड गए थे, उनके रून्स धीरे से ऊर्जा के साथ धड़क पल्सिंग रहे थे। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। ये सेटअप मेरे यूनिट 02 में देखे गए किसी भी चीज से कहीं अधिक उन्नत एडवांस था। हमारे पास केवल एक टेलीपोर्टेशन सर्कल था।
यहाँ 4 का मतलब था कि उनके पास कोई ऐसा था जो या तो अंतरिक्ष कानूनों को समझता था या रूनी फॉर्मेशंस में अत्यधिक कुशल स्किल्ड था, शायद दोनों। ध्यान करने वाले पुरुषों में से किसी ने भी हमारे गुजरते समय अपनी आंखें नहीं खोलीं। गौरव बाईं ओर से दूसरे टेलीपोर्टेशन सर्कल पर कदम रखा। समीर और मैं उससे जुड़ गए। सर्कल जल उठा। एक नर्म गुनगुना हमिंग ध्वनि हवा भर गई। फिर एक पल में हॉल गायब हो गया। दुनिया धुंधली ब्लर्ड हो गई और अंधेरा डार्कन्ड हो गई। जब चीजें सुलझ सेटल्ड गईं, तो हम एक पिच काले कमरे में खड़े थे। फर्श पर केवल एक एकल डैश्ड रेखा नीली चमक रही थी, जो आगे एक रास्ता बना रही थी। मैंने अपनी सार धारणा परसेप्शन में टैप किया और आसपास धीरे धीरे ध्यान में आया। कोई दृश्यमान विजिबल प्रकाश स्रोत नहीं थे। हम एक सील्ड कक्ष में थे और बहुत आगे मैंने एक विशाल दरवाजा देखा जो कम से कम 30 फीट ऊंचा था। 2 आदमी इसके बगल में पहरा दे रहे थे, प्रत्येक ने अपनी आंखों पर अजीब चश्मे गॉगल्स पहने हुए थे। हम एक उठे हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े थे जहां टेलीपोर्टेशन सर्कल ने हमें रखा था। गौरव की आवाज अंधेरे में गूंज उठी। बस मेरे पीछे चमकती रेखा का पालन करो। वह प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा और चलना शुरू कर दिया। नीली रोशनी उसके रास्ते का मार्गदर्शन कर रही थी। जब वह विशाल दरवाजे के पास पहुंचा, तो उसने 2 गार्ड्स को इशारा किया। उनमें से एक ने एक लीवर खींचा और विशाल दरवाजे के केंद्र में एक छोटा 10 फुट का मार्ग पैसेज खुल गया, ठीक वहीं जहां चमकती रेखा जाती थी। मुझे संदेह था कि गौरव को एहसास था कि मैं सार के माध्यम से अपने चारों ओर सब कुछ देख सकता हूं। लेकिन मैंने इसे अपने पास रखा। समीर और मैं बिना एक शब्द कहे उसके पीछे हो लिए। जैसे ही हम उद्घाटन से गुजरे, मेरी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन मैंने चलना बंद नहीं किया। मैं अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से कुछ भी दिखाना नहीं चाहता था। चमकती नीली रेखा एक संकीर्ण रास्ते वॉकवे से नीचे जारी रही, मुश्किल से 6 फीट चौड़ी। और इसके दोनों किनारों पर जेल कोठरियों प्रिजन सेल्स की पंक्तियां थीं। मैंने अपनी धारणा के साथ बाहर पहुंचा और जहां तक मैं कर सकता था, स्कैन किया। कोठरियों की रेखा बस चलती गई और चलती गई, जितना मैं पता ट्रेस लगा सकता था उससे कहीं अधिक गहरी। लेकिन ये जगह का आकार नहीं था जिसने मुझे अप्रत्याशित ऑफ गार्ड रूप से पकड़ा। ये वह था जो मैंने उन कोठरियों के अंदर देखा जिसने मुझे वास्तव में शॉक्ड कर दिया। जो बात मुझे हैरान कर गई, वह ये थी कि उन कोठरियों के अंदर क्या था। वे सामान्य कैदी नहीं थे। वे इंसान भी नहीं थे। विकृतियां, अबॉमिनेशंस। हर कोठरी 20 गुना 20 फीट की थी और हर एक के भीतर एक ऐसा जीव पड़ा था जो किसी भयानक सपने से खींचा गया लग रहा था। मुड़े तुड़े शरीर, ऐसे अंग जो या तो बहुत लंबे थे या विकृत ठूंठ में जुड़े हुए थे, त्वचा कहीं कसी हुई थी तो कहीं परत परत में उखड़ रही थी, आंखें सिली हुई थीं या पलकों के नीचे धीमी रोशनी में चमक रही थीं। कुछ विशालकाय थे, सामान्य इंसान से आसानी से तिगुने, जबकि अन्य झुके हुए और मुड़े हुए थे। उनके शरीर बमुश्किल एक साथ टिके थे। मोटी जंजीरों ने उनके अंगों, कलाइयों, कोहनियों, टखनों को कसकर बांध रखा था, जो पत्थर के फर्श और दीवारों में गहराई तक लंगर डाले हुए थीं। भारी धातु के क्लैंप ने उनके मुंह को बंद कर रखा था। और उनमें से हर एक के पीछे 2 मोटी काली नलियां निकली हुई थीं। नलियां हल्की सी धड़क रही थीं, और मैं उनके अंदर गहरे लाल रंग का तरल पदार्थ देख सकता था, जो चाशनी की तरह गाढ़ा और धीमा बह रहा था। मेरी धारणा परसेप्शन बाहर की ओर फैली। मैंने उनकी संख्या 400 गिनी। सभी सोए हुए थे। एक भी नहीं हिला। एक ने भी आवाज नहीं की। हवा में एक मंद, भारी गंध थी। रक्त, क्षय और कुछ एसिड जैसा तीखा मिश्रण, लेकिन समय के साथ मंद पड़ चुका था। हर कोठरी में हड्डियां थीं, उनके ढेर। टूटी हुई खोपड़ियां, चटकी हुई पसलियां। कुछ जीवों के नीचे फर्श पर ताजे दाग लगे थे। नीली डैश वाली रेखा ही हमारे रास्ते को रोशन कर रही थी, एक मूक मार्गदर्शक की तरह आगे फैली हुई थी। मैंने न दाएं देखा न बाएं। मैं बोला नहीं। मैंने अपनी गति को लड़खड़ाने नहीं दिया। लेकिन मेरे अंदर, मेरे विचार तेजी से घूम रहे थे। कोठरियों पर कोई दरवाजा नहीं था। बस मोटी काली सलाखें थीं, जो पत्थर में सहज रूप से सील थीं। कोई ताला नहीं, कोई कब्जा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे खोलने के लिए बनाया गया हो। अचानक, मैंने पीछे से समीर की आवाज सुनी। अरे गौरव, क्या कोई कारण है कि तुमने यहाँ नीचे लाइटें नहीं लगा रखी हैं? गौरव ने बिना मुड़े हमारे आगे हंस दिया। लाइटों के बिना कहीं बेहतर है, उसने लापरवाही से जवाब दिया। मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। अंधेरे से हमें दोनों ओर के भयावह दृश्यों को नजरअंदाज करना आसान हो रहा था। अगर लाइटें जलती, तो कोई भी पलक झपकाए बिना सीधे आगे नहीं देख पाता। इन विकृतियों के बारे में जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह थी उनकी शक्ति के स्तरों की व्यापक रेंज। कुछ बमुश्किल स्तर 30 पर थे, अन्य स्तर 100 और उससे भी आगे पहुंचे हुए थे। वे सभी आकार और रूपों में थे, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्हें मैंने पहले कभी देखा या सुना भी नहीं था। उनमें से एक उन्मत्त मगर स्तर 87 था। वह एक रेंगने वाले जीव और एक स्तनधारी के बीच का मुड़ा हुआ मिश्रण लग रहा था,
6 मोटे पैर, एक फूला हुआ छिपकली जैसा शरीर और उसके सिर से एक घुमावदार सींग ऊपर उठ रहा था। उसके जबड़े धातु से सील थे, लेकिन मैं अभी भी उसमें भूख महसूस कर सकता था। हम एक के पीछे एक चुप्पी में चलते रहे, हमारे कदमों की आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या विकृतियों की पीठ में फंसी वे नलियां उन्हें सुलाए रखने के लिए एनेस्थेटिक्स पंप कर रही थी, लेकिन हर कोठरी में हड्डियां और सूखा खून एक अलग कहानी बता रहा था। उन्हें खिलाया जा रहा था, नियमित रूप से। कुछ मिनट बाद, मैंने देखा कि कोठरियां बदल गई थीं। अब, उनके अंदर इंसान थे। उनकी हालत भी उतनी ही भयानक थी। उनकी कलाइयों और टखनों पर बेड़ियां थीं, उन्होंने वही भूरे कपड़े पहने थे जो हमने पहने थे। उनकी त्वचा पीली थी, शरीर पतला था, आंखें धंसी हुई थीं। कुपोषित, थके हारे, अब मुश्किल से इंसान लग रहे थे। हर कोठरी में 5-5 लोग थे, जो चुपचाप लेटे या बैठे थे, इतने कमजोर या टूटे हुए थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। जैसे ही हम पहली मानव कोठरी के पास से गुजरे, वे थोड़े से हिले। मैंने एक आदमी को अपना सिर उठाते हुए और फर्श पर चमकती डैश वाली रेखा की ओर मुड़ते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखें हमें नहीं ढूंढ पाईं। उनके लिए देखना बहुत अंधेरा था। मुझे उम्मीद थी कि कोई चिल्लाएगा, फुसफुसाएगा, या कुछ बुदबुदाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक भी आवाज नहीं। मैं समीर को बताना चाहता था कि मैं क्या देख रहा हूँ, सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन मैंने अभी के लिए अपना मुंह बंद रखा। अपनी धारणा से मैं गिन सका, लगभग 90 से 100 इंसानों से भरी कोठरियां थीं। लगभग 500 लोग। वे सभी चुप थे, वे सभी पीड़ित थे। और फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। नाग, उन्हें भी यहाँ रखा गया था। पहला नाग जिसे मैंने देखा वह ठीक हमारे आगे एक कोठरी में था। वह नर था, मानव रूप जैसा, लेकिन उसकी त्वचा महीन गहरे नीले शल्कों से ढकी थी जो हल्के से चमक रहे थे। उसके बाल गहरे नीले उभारों का एक उलझा हुआ ढेर थे, जैसे झकझोरे हुए कांटे, और उसकी आंखें, पतली और लाल, सीधे मुझ पर टिकी थीं। वह मुझे देख सकता था। मैं इसे महसूस कर सकता था। नागों को फेरेंस नहीं माना जाता था। फेरेंस पूरी तरह से अपने पशु रूप में रूपांतरित हो सकते थे, लेकिन नागों की अर्धसर्पी विरासत उन्हें अलग करती थी। सांस्कृतिक अंतर भी थे, पुराने तनाव थे जिसने उन्हें एक विशिष्ट और गर्वित नस्ल बनाया था। वे सभी रंगों और रूपों में आते थे, लेकिन वे एक नेता, नाग मातृसत्ता के तहत एकजुट थे। वह सिर्फ एक शासक नहीं थी। वह प्रकृति की एक शक्ति थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वह पूरी नीली सर्पिल आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली प्राणी है। और वह सुंदर थी। किंवदंतियों में उन्हें अनुग्रह और विनाश का आदर्श मिश्रण बताया गया था। नाग 5 ग्रहों को नियंत्रित करते थे। वे अन्य नस्लों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, आकाशगंगा के तुच्छ संघर्षों से दूर, अलग रहना चुनते थे। उनकी हस्तक्षेप नीति ने उन्हें सार्वभौमिक सम्मान दिलाया। लेकिन जब उनके अपने लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता था या गुलाम बनाया जाता था, यहाँ तक कि छोटे जनजातियों को भी, तो वे युद्ध छेड़ देते थे। और हर एक युद्ध में, उन्होंने अपने दुश्मनों का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। वे निर्दयी थे, कुशल थे, अक्षम्य थे, और अब, उस नस्ल के सदस्यों को यहाँ बंद, जानवरों की तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ देखकर, मेरा पेट मरोड़ गया। ये सिर्फ अवैध व्यापार नहीं था। यह कोई छोटी मोटी भूमिगत योजना नहीं थी। ये कुछ बहुत बुरा था। क्योंकि होलकर जैसे किसी कमजोर परिवार को नागों पर उंगली उठाने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। फिर भी, वे यहाँ थे। यहाँ कुछ बहुत, बहुत गलत था। हर कोठरी में केवल एक नाग था। जब मैंने उन्हें स्कैन करने की कोशिश की, तो मुझे बस प्रश्न चिन्ह मिले। इतना ही मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजाने के लिए काफी था। कुल 6 कोठरियां थीं और 6 नाग थे। इंसानों की तुलना में, नाग कहीं बेहतर शारीरिक स्थिति में दिख रहे थे। लेकिन इसके बावजूद, या शायद इसी वजह से, उन्हें कहीं ज्यादा भारी रूप से नियंत्रित किया गया था। मोटी जंजीरों की परतें उनके अंगों, छाती और गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थीं। यहाँ तक कि बैठे हुए भी, उनमें से हर एक एक हथियार की तरह जगह पर जकड़ा हुआ था, जिसके छूटने का इंतजार किया जा रहा हो। फिर भी, वे सभी सीधे बैठे थे। शांत, अचल, लेकिन मैं उनकी आंखों को महसूस कर सकता था, जैसे ही हम गुजरे, वे हमारी पीठ में छेद कर रही थीं। फिर, बिना किसी चेतावनी के, गौरव चलना बंद कर दिया और बाएं मुड़ गया, एक नई रेखा का अनुसरण करते हुए। ये डैश वाली पीली थी। नीली रेखा आगे बढ़ती रही, और अब मैंने एक तीसरी रेखा देखी, एक लाल रेखा जो दाएं से निकल रही थी। जिज्ञासु होकर, मैंने अपनी धारणा को लाल रास्ते की ओर बढ़ाया। और एक बाधा से टकरा गया। मेरी आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गईं। मेरी धारणा सार आधारित एसेंस बेस्ड थी, जो मुझे दीवारों, दूरी और पदार्थ के माध्यम से महसूस करने देती थी। लेकिन ये पहली बार था जब किसी चीज ने मुझे पूरी तरह से रोक दिया था। मैंने फिर से कोशिश की। परिणाम वही रहा। स्वच्छ, अचानक कटाव। मैंने अपना गला साफ किया और लापरवाही से पुकारा, अरे गौरव, लाल रेखा पर क्या है? मुझे जवाब की उम्मीद नहीं थी, बस ये देखना चाहता था कि क्या वह फिसल जाएगा। मेरे आश्चर्य के लिए, उसने वास्तव में जवाब दिया।
शायद तुम्हें कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि वहाँ क्या है, उसने एक मुस्कान के साथ कहा जिसे मुझे महसूस करने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्या योजना बना रहे थे, लेकिन जो कुछ भी था, वह मेरी कल्पना से बड़ा था। होलकर परिवार से बड़ा, साम्राज्य की सबसे बुरी अपेक्षाओं से भी बड़ा। ये जगह सिर्फ एक छिपा हुआ अड्डा नहीं थी। अब हम पीली राह पर चल रहे थे। हॉलवे के किनारे और कोठरियां थीं, लेकिन लेआउट बदल गया था। कुछ कोठरियां खाली थीं, अन्य में इंसान थे, लेकिन ये मजबूत, ज्यादा चौकस, बेहतर ढंग से खिलाए गए लग रहे थे। हर कोठरी में एक ही आदमी था, कुछ बूढ़े, कुछ अधेड़। जब मैंने उन्हें स्कैन किया, तो मुझे नागू जैसा ही परिणाम मिला। प्रश्न चिन्ह। इसका मतलब केवल एक ही चीज था, मास्टर रैंक के व्यक्ति। मुझे उम्मीद थी कि वे ग्रैंड मास्टर्स को नहीं पकड़े हुए होंगे। फिर भी, कोई फेरन नहीं थे। कोई गार्ड भी नहीं थे। आखिरकार, गौरव रुक गया। वह मेरी ओर मुड़ गया। उसके होठों पर एक धीमी, डरावनी मुस्कान आ गई, एक ऐसी जिसे उसने शायद सोचा होगा कि मैं अंधेरे में नहीं देख सकता। फिर वह बोला, अपने हाथ आगे बढ़ाओ। मैं झिझका, लेकिन मैंने पालन किया। एक आलसी लहर के साथ, उसके हाथों में पत्थर की एक जोड़ी हथकड़ियां दिखाई दी। उसने मेरी कलाइयों को एक साथ लाया और हथकड़ियों को बंद कर दिया। इसके बाद एक कौला आया। गौरव ने इसे अपनी अंगूठी से बाहर निकाला, इसे मेरी गर्दन के चारों ओर कस दिया, और मैंने इसके पीछे एक तेज चुभन महसूस की। मैं सहम गया। वह क्या था? कुछ नहीं, उसने सहजता से कहा, अभी भी मुस्कुरा रहा था। बस थोड़ा सा जहर ताकि तुम्हें बेहतर नींद आए। हालांकि, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि यहाँ रात कब होती है। लेकिन चिंता मत करो, हम बाद में शेड्यूल समझाएंगे। उसने समीर के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराई, शांत, लापरवाह, जैसे ये सिर्फ एक और दिनचर्या हो। फिर गौरव ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे खाली कोठरियों में से एक की ओर निर्देशित किया। दो छोटे वृत्त, जो हल्की रूंद से खुदे हुए थे, फर्श पर धीरे से चमक रहे थे। उसने मुझे उन पर खड़े होने के लिए कहा। फिर उसने मेरे सिर को थपथपाया। ठीक है, तेजवीर, होलकर के साथ तुम्हारी छुट्टी अब शुरू होती है। कुछ दिनों के लिए आराम करो, हम उसके बाद फिर मिलेंगे। खुदे हुए वृत्त मेरे पैरों के नीचे भड़क उठे। एक पल में, मैं कोठरी के अंदर था। मैंने मुड़ने और बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरा सिर हिंसक रूप से घूम गया। मेरे पैर मेरे नीचे झुक गए, और मैं अपने घुटनों पर गिर गया। किनारों पर अंधेरा छा गया। और फिर, सब कुछ शांत हो गया। दूसरा भाग, एक फैंसी पिंजरे में उठा। अचानक, मेरा सिर धुंधला हो गया, और मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। मैंने खुद को स्थिर करने की कोशिश की, अपने हाथों को जमीन पर टिकाया और ऊपर धकेला, लेकिन चक्कर आना और भी जोर से मुझ पर हावी हो गया। मेरी बाहें जवाब दे गईं, और मैं फिर से गिर पड़ा। कहीं धुंधलके से परे, मैंने गौरव को हंसते हुए सुना। उसने कुछ कहा, लेकिन शब्द दूर थे, जैसे वे पानी के नीचे बोले जा रहे हों। मैं अपनी पीठ के बल लुढ़का और अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरा पूरा शरीर भारी लग रहा था। कमजोर, मैं एक स्पष्ट विचार भी नहीं बना पा रहा था। मैंने सार एसेंस तक पहुंचने की कोशिश की, यहां तक कि उसका एक धागा भी, लेकिन ये टूटी हुई उंगलियों से हवा को पकड़ने की कोशिश करने जैसा था। कोई ध्यान नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, और फिर, कुछ नहीं। दुनिया दूर चली गई, और मैं बेहोश हो गया। मेरी उंगलियां फड़क उठीं, और मेरा दिमाग अचानक जाग गया। मैंने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली, लेकिन मुझे बस अंधेरा दिखाई दिया। फिर यादें तेजी से वापस आईं। वह कमजोरी जो मैंने पहले महसूस की थी, उसने मुझे पूरी तरह से बाहर कर दिया था। मैं बैठ गया और खुद को पैरों पर धकेला। कमजोरी चली गई थी, लेकिन कुछ अभी भी अजीब लग रहा था। मैं अपनी उंगली उस पर नहीं रख सकता था, यह मेरे दिमाग के पीछे बस एक अजीब दबाव था। मेरे हाथ अभी भी हथकड़ियों में थे, और कॉलर अभी भी मेरी गर्दन के चारों ओर बंद था। जब से मैं बेहोश हुआ था, तब से कुछ भी नहीं बदला था। मैंने अपनी धारणा के साथ बाहर पहुंचने की कोशिश की, मेरे चारों ओर के सार में टैप किया और मेरे सिर में दर्द फट पड़ा। मैंने हांफते हुए अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि मेरे दिमाग में एक तेज झटका लगा। ये कुछ सेकंड के बाद फीका पड़ गया, लेकिन यह अपने पीछे एक धीमी धड़कन छोड़ गया, और कुछ और भी बुरा। मेरी धारणा, जो आमतौर पर 200 मीटर से ज्यादा तक फैली होती थी, अब बमुश्किल 30 से 40 को कवर करती थी। मेरा सिर उसी दबाव से धड़क रहा था। मेरी आंखों के पीछे एक स्थिर, परेशान करने वाली धड़कन। क्या ये कॉलर है? मैंने अपना ध्यान हटा दिया और अपने चारों ओर की जगह का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। समीर अभी भी बेहोश था, मेरे बाईं ओर की कोठरी में लेटा हुआ था। मेरे दाईं ओर की कोठरी खाली थी। मेरे सामने, विपरीत पंक्ति में, दो अधेड़ उम्र के पुरुष अपनी कोठरियों में चुपचाप बैठे थे, उनकी पीठ दीवार से टिकी थी। मैंने आदत से उन्हें स्कैन किया, लेकिन मुझे बस प्रश्न चिन्ह मिले। यह मुझे परेशान करने लगा था। मुझे किसी के स्तर को पढ़ने में सक्षम न होना नापसंद था। मैं आगे बढ़ा और सलाखों तक पहुंचा। वे चिकनी और ठंडी थीं, लगभग बहुत सही। उनके बीच कोई अंतराल नहीं, कोई कब्जा या ताले दिखाई नहीं दे रहे थे।
मैंने अपनी निगाहें दो छोटे खुदे हुए वृत्तों पर नीचे की जहां मैं पहले खड़ा था, शायद वही जिसने मुझे अंदर टेलीपोर्ट किया था। मैं कोठरी के चारों ओर घूम गया, सब कुछ जांच रहा था, दीवारें, फर्श, यहां तक कि छत भी। लेकिन कोई उद्घाटन नहीं था। एक दरार भी नहीं। जिस किसी ने भी इस जगह का निर्माण किया था, वह इसे कसकर सील करना चाहता था। मैंने एक धीमी सांस छोड़ी और सलाखों की ओर वापस कदम बढ़ाया। मुझे जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत थी। इससे ज्यादा, मुझे ये पता लगाने की जरूरत थी कि मेरी धारणा इतनी हेविली प्रतिबंधित क्यों थी। मैंने अपना स्टेटस पेज खोला। कोई बदलाव नहीं। मेरी साइन अप स्टेट अभी भी 268 थी। तो जो कुछ भी मुझे दबा रहा था, वह आंतरिक नहीं था। इसका मतलब था कि या तो कॉल ने मेरे अंदर कुछ इंजेक्ट किया था, या ये जगह सीधे सार के साथ हस्तक्षेप कर रही थी। मैंने पुकारा, ये दिखावा करते हुए कि मैं अंधेरे में अपने चारों ओर कुछ भी नहीं देख सकता। नमस्ते, क्या कोई है? मेरी आवाज मेरे पास वापस गूंज उठी, हॉलवे में फैल गई। मैंने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया जैसे मैं किसी को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई में, मेरी धारणा दो अधेड़ उम्र के पुरुषों पर टिकी हुई थी। उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से पुकारा, अरे, क्या कोई मुझे सुन सकता है? मेरे पास बस कुछ सवाल हैं। कुछ भी मदद करेगा। फिर भी कुछ नहीं। मैं सलाखों तक चला गया और अपनी कलाइयों पर हथकड़ियों से उन्हें मारना शुरू कर दिया। धातु से धातु के टकराने की तेज आवाज गलियारे में गूंज उठी। मैंने ताल बदलने की कोशिश की, बस प्रतिक्रिया भड़काने के लिए यादृच्छिक आवाजें निकाली। कुछ नहीं। किसी भी आदमी से कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैंने आह भरी और रुक गया। मेरा पैर फर्श पर थपथपाया। मैं घबरा रहा था। चुप्पी। अंधेरा। तथ्य यह है कि यह छोटी सी कोठरी एकमात्र जगह थी जहां मैं घूम सकता था। ये पहले से ही मुझ पर हावी होने लगा था। मेरा एक छोटा सा हिस्सा ऊब को तोड़ने के लिए अराजकता पैदा करना चाहता था। लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। यह एक मिशन था। मुझे चौकस रहना था। मैं सलाखों के पास बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली, और समीर के जागने का इंतजार किया। यहां तक कि अपनी आंखें बंद करके भी, मैंने अपनी धारणा को सक्रिय रखा, समीर और मेरे पार के दो पुरुषों पर केंद्रित। मेरे विचार घूमने लगे क्योंकि मैंने ये समझने की कोशिश की कि होलकर वास्तव में यहाँ क्या कर रहे थे। विकृतियां थीं, पकड़ी गईं और उनके शरीर से अजीब नलियों के साथ बंधी हुई। मुझे पता था कि साम्राज्य प्रशिक्षण के लिए विकृतियों का उपयोग करता था, लेकिन मुझे ये कभी पसंद नहीं आया। उनके अंदर की आत्माएं कभी जीवित थीं। इंसान, यहां तक कि मैं हमेशा मानता था कि अगर आप किसी विकृति को देखते हैं, तो आपको उसे मार देना चाहिए। उसे आजाद कर देना चाहिए। लेकिन फिर इंसान थे, आधे मरे हुए, भूखे और कचरे की तरह फेंक दिए गए। और नाग, पूरी आकाशगंगा में शक्तिशाली, गर्वित और भयभीत, और वे भी कैदी थे। टेलीपोर्टेशन वृत्त, उच्च तकनीकी जेल कोठरियां। जब मैंने इस मिशन को लिया था, तो मैंने सोचा था कि यह जल्दी होगा। अंदर घुसना, जगह पर छापा मारना, बाहर निकलना। लेकिन यह अब एक साधारण ऑपरेशन नहीं था। मुझे अब किसी भी चीज के लिए तैयार रहना था। मैंने अपने विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया, उन्हें अपने दिमाग में सूचीबद्ध किया। सबसे पहले, मेरी प्रतिभा, टैलेंट। मेरा सार नियंत्रण अपनी तरह का एक था। दूसरा, मेरी प्रतिभा का नवीनतम अपग्रेड। मैंने अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया था, लेकिन यह मेरे पास आरक्षित था। तीसरा, मेरे स्टेट्स। वे पहले से ही उच्च थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं उन्हें और भी आगे बढ़ा सकता था। मेरा स्तर मेरी वास्तविक शक्ति को प्रतिबिंबित नहीं करता था। यह मेरे पक्ष में काम करेगा। चौथा, मेरी निष्क्रिय शारीरिक क्षमता, पैसिव बॉडी एबिलिटी। इसने मुझे एक प्राकृतिक बढ़त दी। और आखिरकार, मेरी श्रेणी, क्लास। एक महान, लेजेंडरी श्रेणी। इसके साथ, मेरे पास कच्चे सार और उत्पन्न सार दोनों पर अभूतपूर्व नियंत्रण था। मेरे पास उपकरण थे। मेरे पास शक्ति थी। मुझे बस अब से समझदारी से खेलना था। एक समय में एक चाल। मैंने लघु भंडारण अंगूठी के बारे में सोचा और सोचा कि क्या मुझे ईशान ने मुझे जो डिवाइस दिया था, उसका उपयोग संपर्क करने के लिए करना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन मैंने इस विचार को लगभग तुरंत ही खारिज कर दिया। मुझे यकीन नहीं था कि यह सुविधा कितनी गहरी थी या होलकर के पास किस तरह के पता लगाने के तरीके थे। कमरे में कोई स्पष्ट निगरानी नहीं थी, कोई टिमटिमाते डिवाइस नहीं, कोनों में कोई रूनिक निर्माण नहीं, कोई सार पैटर्न नहीं था जो ये सुझाव दे कि हमें देखा जा रहा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे हमें देख नहीं रहे थे। मैं बाहरी दुनिया के लिए अपनी एक सीधी लाइन को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। मैं थोड़ा सा हिला और अपनी धारणा को मेरी कलाइयों को बांधने वाली हथकड़ियों पर ले गया। वे एक धातु से बनी थी जिसे मैं पहचान नहीं पाया, सुस्त भूरी, थोड़ी खुरदरी बनावट के साथ, लगभग जैसे पत्थर और स्टील को एक साथ मिला दिया गया हो। इसमें कोई चमक नहीं थी, और यह जितना दिखता था उससे भारी था। निश्चित रूप से कुछ सामान्य नहीं। हर हथकड़ी पर उसकी बाहरी सतह के साथ 3 वृत्त खुदे हुए थे, और उन वृत्तों के अंदर तंग, जटिल पैटर्न, रुन थे। उत्कीर्णन तेज और साफ थे, घिसाव या फीका पड़ने के कोई संकेत नहीं थे। जिस किसी ने भी इन्हें बनाया था, उसने अपना समय लिया था।
जब मैंने समीर को हिलते हुए और मचलते हुए देखा तो मेरे विचारों से मैं बाहर निकल गया। उसने एक धीमी कराहट निकाली और धीरे धीरे बैठ गया, अपनी आंखें मलता हुआ। फिर बिना किसी शब्द के उसने अपना ही गाल थप्पड़ मारा और बुदबुदाया, आउच। मैंने अपनी हंसी रोकी। उसके लिए पूरी जगह पिच अंधेरी होगी। रोशनी का एकमात्र स्रोत कोठरी के बाहर हल्की चमकती डैश वाली रेखा थी, जो मुश्किल से दिशा की कोई भावना देने के लिए पर्याप्त थी। समीर अस्थिरता से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सलाखों की ओर चला गया। वह कुछ सेकंड के लिए वहां चुपचाप खड़ा रहा, फिर बाहर पहुंचा और उन्हें छुआ। सलाखों का उपयोग एक मार्गदर्शक के रूप में करते हुए उसने धीरे धीरे बाईं दीवार के साथ अपना रास्ता बनाया, दोनों हाथों से सावधानी से अपने परिवेश को महसूस किया। वह शांत ध्यान के साथ आगे बढ़ा, उसकी हथेलियां हर सतह के खिलाफ ब्रश कर रही थी, जैसे कोई अंधा आदमी एक नई दुनिया का मानचित्रण कर रहा हो। मैं चुप रहा और बस उसे कोठरी के चारों ओर अपना रास्ता बनाते हुए देखता रहा। इसके बारे में कुछ अजीब तरह से मनोरंजक था, शायद ये था कि वह इसे कितनी गंभीरता से ले रहा था या वह कितना सतर्क दिख रहा था। किसी भी तरह मैं शो का आनंद लेने में मदद नहीं कर सका। आखिरकार मुझे दिन भर का काफी मनोरंजन मिल चुका था। मैंने उसे पुकारा, मुस्कुराते हुए, टटोलना बंद करो, तुम बैठ सकते हो समीर, तुम हम दोनों को शर्मिंदा कर रहे हो। वह बीच रास्ते में रुक गया, एक हाथ अभी भी एक खोए हुए बच्चे की तरह दीवार के साथ महसूस कर रहा था। तेजवीर, उसने पूछा, अंधेरे में आंखें मींचते हुए। तुम कहाँ हो? तुम्हारे पार, 2 कदम पीछे, एक तुम्हारे दाएं। बधाई हो, तुमने बुनियादी नेविगेशन पास कर लिया है। उसने एक आह भरी और मेरी आवाज का पीछा किया जब तक कि उसे फिर से सलाखें नहीं मिली। फिर उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर वह आगे झुक गया। ये जगह बकवास है। हाँ, ठीक है, होलकर के हमारे सर्व समावेशी आतिथ्य स्वीट में तुम्हारा स्वागत है। हमें मुफ्त एक्सेसरीज भी मिली हैं, मैंने अपनी हथकड़ी वाले हाथ उठाते हुए कहा, हालांकि मुझे पता था कि वह मुझे नहीं देख सकता। समीर ने आह भरी और सलाखों से नीचे फिसल गया जब तक कि वह फर्श पर नहीं बैठ गया। मैं कितनी देर तक बाहर रहा? कोई अंदाजा नहीं। मैं शायद 20 मिनट पहले जागा। सिर एक लट्टू की तरह घूम रहा था। तुमने मेरे नाटकीय फर्श पतन को याद किया। तुम्हारे दिन का मुख्य आकर्षण होता। लगता है मैंने सबसे अच्छा हिस्सा याद किया। तुमने किया। मैंने हथकड़ियों से संगीत बनाने की भी कोशिश की। कोई ताली नहीं। कठिन भीड़। हम दोनों हंसे, लेकिन फिर चुप्पी कुछ सेकंड के लिए बस गई, इससे पहले कि समीर ने चुपचाप पूछा, तुम ठीक हो? मैं सांस ले रहा हूं। यह एक जीत है। तुम्हारा क्या? मैं ठीक हूं। मेरे सिर में कुछ दर्द है, लेकिन अन्यथा चीजें अच्छी लग रही हैं। मुझे यह अंधेरा नापसंद है। उसने अपना सिर पीछे झुका लिया। और मुझे चालाक दुश्मन नापसंद हैं। क्या हम विकृतियों को मारने के लिए वापस नहीं जा सकते? जो चाहो, उसके बारे में सावधान रहो। इन लोगों की हमारे लिए भी ऐसी ही योजनाएं हो सकती हैं। समीर कराह उठा, इस तरह मजाक मत करो। मैं अभी भी उस अजीब नींद जहर से उबरने की कोशिश कर रहा हूं जो उन्होंने मुझे दिया था। मेरा मुंह पुराने मोजे जैसा स्वाद ले रहा है। क्या तुम अक्सर अपने मोजे चाटते हो? तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है। हम दोनों फिर से हंसे, लेकिन इसके नीचे तनाव सुलग रहा था। समीर एक पल के लिए वहां बैठा रहा, फिर गुर्राया, यहाँ एक लानत की चीज भी नहीं देख सकता। क्या ये सिर्फ मैं हूं या ये जगह सामान्य से ज्यादा अंधेरी है? शायद सिर्फ तुम, मैंने कहा, अपनी आवाज में मुस्कान को ले जाने दिया। ऐसा है? फिर तुम इतने शांत कैसे हो? क्योंकि मैं शराबी बत्तख की तरह दीवारों से नहीं टकरा रहा हूं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने खींच कर कहा। मैं कुछ हताश खजाना शिकारी की तरह दीवारों को महसूस कर रहा था। मैं हंसा। तुम इसके बारे में बहुत पेशेवर थे। असली गुप्त किसी को भी बेवकूफ बना देता। अंधे को। उसने एक लंबी आह भरी। खुशी है कि मेरी पीड़ा तुम्हारा मनोरंजन कर रही है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, समीर। तुम्हें जीत वहीं लेनी होगी जहां तुम उन्हें पा सकते हो। वह हंसा। तो क्या अंदाजा है? जेल, गुप्त अड्डा, प्रयोग। एक सामान्य जेल के लिए बहुत शांत लगता है। बहुत साफ भी, उसने जोड़ा। कोई गंध नहीं, कोई गार्ड रोटेशन नहीं, कोई अजीब चीख नहीं, कम से कम अभी तक नहीं। मैं चीखने से बचूंगा। हम थोड़ी देर चुप्पी में बैठे रहे, अंधेरे, शांत कमरे का वजन हम पर दबाव डाल रहा था। मैंने फिर से पुकारकर, इस बार जोर से इसे तोड़ा। क्या यहाँ कोई और है? मुझे किसी तरह की स्वागत पार्टी के लिए खुशी होगी। लेकिन कोठरियों में दोनों आदमी चुप रहे। समीर की आवाज ने चुप्पी तोड़ी। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ और कैदी हैं? मैंने संकोच नहीं किया। जवाब स्पष्ट था, हाँ, ये देखते हुए कि हमें यहाँ आने में कितनी देर लगी, और कोठरियां होनी चाहिए। यहाँ अन्य लोगों के होने की संभावनाएं अधिक हैं। समीर हंसा। क्या वह? जब हम दोनों ने कदमों की आहट सुनी तो उसने बीच में ही बात काट दी। मैंने सहज रूप से अपनी धारणा को फैलाने की कोशिश की, उन्हें पहले महसूस करने की उम्मीद में। लेकिन मेरे सिर में दर्द फिर से भड़क उठा, तेज और अचानक। मैं चौंक गया और तुरंत रुक गया, मेरा ध्यान फिसल गया।
कदमों की आहट करीब आई और फिर वे मेरी सीमा में प्रवेश कर गए। मैंने राजा होलकर को तुरंत पहचान लिया, जिसके किनारे दो लोग थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। मैंने उन्हें स्कैन किया, लेकिन कुछ नहीं था, कोई स्तर नहीं, कोई स्पष्ट संकेत नहीं कि वे कौन थे। मेरी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि मैंने इंतजार किया, उनके आंदोलनों को समझने की कोशिश कर रहा था। उन सभी ने चश्मे पहने थे, जो मैंने अंदाजा लगाया था कि अंधेरे में देखने के लिए थे। राजा मेरी कोठरी के ठीक सामने रुका, उसके मुंह के कोनों पर एक छोटी सी मुस्कान घूम रही थी। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों हमारे आतिथ्य का आनंद ले रहे हैं, उसने कहा, उसकी आवाज मनोरंजन से टपक रही थी। भले ही मैंने उसे पहले ही देख लिया था, मैंने फिर भी एक आश्चर्य का भाव अपने चेहरे पर आने दिया। राजा, मैंने कहा, पकड़े जाने का नाटक करते हुए। वह धीरे से हंसा। बिंगो, तो क्या तुमने सोचा था कि तुम एक दिन यहाँ आओगे? मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली, अपने गुस्से को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या तुमने हमें पकड़वाया? उसने एक बार तालियां बजाईं, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। ठीक है, हाँ और नहीं। पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन मैं कुछ मायनों में जिम्मेदार हूँ। फिर उसने अपने साथ के पुरुषों में से एक की ओर इशारा किया। आदमी ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। एक एक करके वे मेरी कोठरी में फ्लैश हुए। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता, जिस आदमी को इशारा किया गया था, उसने मेरे कंधे को पकड़ा और मुझे पैरों पर खींच लिया। मैंने ये सुनिश्चित किया कि मैं लड़खड़ाऊं जैसे मैं कुछ भी नहीं देख सकता, एक अंधे आदमी की तरह लड़खड़ाता हुआ। किनारे से मैंने राजा को हंसते हुए सुना। तुमने मुझे पीटने का वास्तव में आनंद लिया, है ना? उसने कहा, उसकी आवाज लगभग मजाक उड़ा रही थी। मैंने उस पर फिर से ध्यान केंद्रित किया, उसे जल्दी से स्कैन किया। राजा होलकर, स्तर 29। मैंने एक भौं उठाई, तो उसे अपनी श्रेणी मिल गई। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैं चुप रहा, मेरा दिमाग घूमने लगा क्योंकि मैंने स्थिति पर विचार किया। मुझे अभी तक कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। वह वहां खड़ा था, उस छोटे से खेल का आनंद ले रहा था जो वह खेल रहा था। राजा ने अपने साथ के दो पुरुषों की ओर इशारा किया, उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। इसे पीटो, इतना कि हम कल भी ऐसा करने का आनंद ले सकें। बाएं तरफ के आदमी ने मेरी ओर अपनी हथेली उठाई। हवा का एक झोंका बाहर निकला, सीधे मेरी छाती पर टकराया। उसकी ताक ने मुझे पीछे की ओर उड़ा दिया, एक जोरदार धक्के के साथ ठंडी पत्थर की दीवार से टकराया। मेरी पीठ में दर्द फट पड़ा और मैं करा उठा, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि मैं दीवार से नीचे फिसल गया। वार ने मुझे भटका दिया। मैंने खुद को पैरों पर धकेला, दोनों पुरुषों को घूरते हुए। लेकिन इससे पहले कि मैं ये भी तैयारी कर पाता कि आगे क्या आ रहा था, दाएं तरफ का आदमी आगे बढ़ा। उसका शरीर मेरे सामने दिखाई दिया और उसकी मुट्ठी एक हथौड़े की तरह नीचे आई, मेरे पेट पर टकराई। हवा मुझसे बाहर खटखटा दी गई और मैं झुक गया, हवा के लिए हाँफ रहा था। राजा की हंसी अंधेरे, दमनकारी कमरे में गूंज उठी। यह मजेदार है ना, तेजवीर? मैंने थूका, मेरे मुंह में खून का स्वाद, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर आवेग के एक फ्लैश में मैं कूद गया। मैंने उस आदमी पर खुद को लॉन्च किया जिसने मुझे मारा था, उम्मीद थी कि कताई हमले से गति मुझे ऊपरी हाथ देगी। मेरे शरीर ने हवा के बीच में मुड़ गया क्योंकि मैंने उसे निशाना बनाया। लेकिन मेरी छलांग के बीच में कुछ गलत महसूस हुआ। जो ताकत मैं इकट्ठा कर रहा था, वह अचानक निकल गई। जिस परिचित ताकत पर मैं भरोसा करता था, वह वहां नहीं थी। जिस क्षण मैं अपनी स्पिन के शिखर पर पहुंचा, मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और मैं महसूस कर सकता था कि मेरे अंग भारी हो रहे हैं। मैं बीच उड़ान में लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया, एक धीमी धब्बे के साथ ठंडे फर्श से टकराया। राजा की हंसी जोर से बढ़ गई। तुम्हारे पास यहाँ कोई शक्ति नहीं है, तेजवीर, उसने ताना मारा, उसकी आवाज क्रूर मनोरंजन से टपक रही थी। मैंने अपने दांत भींच लिए, खुद को ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊर्जा चली गई थी। दोनों पुरुषों ने संकोच नहीं किया। वे एक पल में मुझ पर थे, मार रहे थे और लात मार रहे थे। वे दोनों मेरे लिए बहुत उच्च स्तर के थे और हर घूंसा और लात मेरे शरीर में टकराने वाले हथौड़ों की तरह महसूस हुई। मैंने किसी भी कौशल का उपयोग करने से परहेज किया, कोई भी रक्षा इन दोनों पुरुषों के खिलाफ मदद नहीं करेगी। हर वार ने मुझ पर दर्द की एक लहर भेजी और मैं हर वार के साथ अपने अंगों से ऊर्जा को निकलते हुए महसूस कर सकता था। बाएं तरफ के आदमी ने अपना बूट मेरे सिर की ओर घुमाया, मुझे जबड़े में चौकोर पकड़ लिया। ताकत ने मेरी खोपड़ी को एक भयानक दरार के साथ पत्थर के फर्श से टकरा दिया। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई और मैंने चेतना रखने के लिए संघर्ष किया। मेरे सिर ने आखिरी हित से धड़कन महसूस की, एक गहरी धड़कन वाला दर्द जो पहले से लिंगरिंग दर्द के साथ मिश्रित हो गया जब मैंने अपनी धारणा को बहुत दूर धकेलने की कोशिश की थी। हर बार इसे बढ़ाने की कोशिश का अंत एक ही तरह से होता था, मेरे सिर में एक विस्फोट जैसा दर्द, जैसे कोई मेरी आंखों के पीछे ड्रिल कर रहा हो। फिर भी मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। मैंने अंदर की ओर ध्यान केंद्रित किया, अपने कोर के माध्यम से ताकत इकट्ठा की। एक संक्षिप्त सेकंड के लिए ऊर्जा उछली। मैंने इसे अपने अंगों के माध्यम से उठते हुए महसूस किया
और फिर यह फिर से गायब हो गई, हवा में धूल की तरह बिखर गई। मुझे तुरंत पता चला कि क्या हो रहा था। मेरे सिर में धड़कन के बावजूद भी मैंने इसे महसूस किया। ऊर्जा सिर्फ फीकी नहीं पड़ रही थी, ये खींची जा रही थी। मेरी कलाइयों पर हथकड़ियों के माध्यम से सिफन की जा रही थी और फिर मेरे चारों ओर हवा में हानिरहित रूप से छितरा दी जा रही थी। दरारों से लीक होते पानी की तरह ये बस चली गई थी। तो मैंने अपना ध्यान बदल दिया। अगर हथकड़ियां मेरी इकट्ठी ऊर्जा को खत्म कर रही थीं, तो मुझे ये जानने की जरूरत थी कि वे और क्या कर रही थीं। मैं अभी भी क्या कर सकता था, अगर कुछ भी। इससे पहले कि मैं इसके बारे में सोच पाता, पुरुषों में से एक आगे बढ़ा और मेरे बाल पकड़कर मुझे सीधा खींच लिया। मैंने अपने दांत भींच लिए। उसने मेरी छाती की ओर एक हाथ उठाया। मैं इसे महसूस कर सकता था, उसकी हथेली में हवा तत्व के इकट्ठा होने की परिचित सनसनी। वह एक हमला चार्ज कर रहा था। तो मैंने वापस हिट करने की कोशिश की। मैंने हावो के स्फेरा को सक्रिय किया, मेरे चैनल में सार को एक फायरबॉल बनाने के लिए धकेल दिया। एक पल के लिए ये काम किया। सार मेरे चैनलों से बाहर निकल आया जैसे वह हमेशा करता था, गर्म, जंगली, तैयार। लेकिन इससे पहले कि मैं इसे आकार दे पाता, मेरी आंखों के पीछे एक सफेद गर्म दर्द फट पड़ा और मैंने सारा नियंत्रण खो दिया। फायरबॉल कुछ भी नहीं बन पाया। और फिर उसके हवा के हमले ने मुझे छाती में चौकोर मारा। बूम! मेरा शरीर कोठरी के पार उड़ गया, एक भयानक आवाज के साथ पत्थर की दीवार से टकराया और मांस के एक बोरे की तरह फर्श पर गिर पड़ा। मेरी पसलियों और छाती के माध्यम से एक तेज, जलता हुआ दर्द भड़क उठा। मैंने अपने नीचे कुछ गीला महसूस किया, खून। मैं उठा नहीं, मैं बस वहीं पड़ा रहा, उथली सांसों में मेरी छाती हाँफ रही थी। फिर मैंने राजा की आवाज सुनी, शांत और लापरवाह। दूसरे को भी यहाँ लाओ। कुछ ही क्षणों बाद, समीर को मेरी कोठरी में घसीटा गया। मैंने अपनी बची हुई धारणा से उसका पीछा किया, उसे अंधेरे में आंखें मीचते हुए देखा, मुझे खोजने की कोशिश कर रहा था। यहाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त को ढूंढने में मदद करता हूँ, राजा ने कहा। मैंने उसे अपने चश्मे उतारते हुए और समीर के चेहरे पर रखते हुए देखा। समीर ने मेरी ओर अपना सिर घुमाया और एक सेकंड के लिए उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने राजा को देखा और बुदबुदाया, तुम एक कमीने हो। इससे मुझे हंसी आ गई, यहाँ तक कि दर्द के बावजूद भी। राजा के बगल के आदमी को यह मजेदार नहीं लगा। वह आगे बढ़ा और समीर को छाती में जोर से लात मारी, उसे दीवार में वापस उड़ा दिया। और फिर राजा ने आदेश दिया, उसे भी पीटो। जो हुआ, वह सिर्फ एक पिटाई नहीं थी। यह एक संदेश था। 5 लंबे मिनटों के लिए दोनों पुरुषों ने समीर पर काम किया जैसे उन्होंने मुझ पर किया था। हर घूंसा, हर लात क्रूर और अभ्यास किया हुआ था। जब वे हो गए, तो वह मेरे बगल में फर्श पर था, बेतरतीब ढंग से सांस ले रहा था, घायल और खून से लथपथ। राजा ने ऊपर चला गया और मेरे चेहरे पर अपना बूट लगा दिया। हम कल फिर मिलेंगे, तेजवीर, उसने कहा। अगले 3 दिनों के लिए, ये बस तुम और मैं हैं। फिर वह मुड़ा और चला गया, अपने पुरुषों को अपने साथ ले गया। जो चुप्पी आई, वह भारी थी। समीर खांसा और एक कर्कश आवाज में कहा, यह बहुत अपेक्षित था। मैंने एक हल्की गुनगुनाहट निकाली। क्या तुम नाराज हो? उसने एक पल बाद पूछा। एक और गुनगुनाहट। कितना? बहुत। मैंने चुपचाप जवाब दिया। वह रुका, फिर पूछा, क्यों? मैंने एक कमजोर हंसी दी। क्योंकि वह कमजोर है। वहां चुप्पी थी। फिर उसने पूछा, क्या तुम उसे मार डालोगे? हाँ, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। और बस यही था। हम फिर से शांत हो गए, हम दोनों ठीक होने की कोशिश कर रहे थे। मैं धीरे धीरे अपनी पीठ के बल मुड़ा। मेरा शरीर पहले से ही खुद को ठीक करने के काम में लगा हुआ था। मेरी निष्क्रियता मेरी मांसपेशियों को तेजी से पुनर्जीवित करने में मदद करती थी, और मेरे उच्च संविधान के साथ, नुकसान उससे जल्दी फीका पड़ जाएगा जितना उसे होना चाहिए था। समीर इतना भाग्यशाली नहीं था, लेकिन वह ठीक हो जाएगा। उसे कल तक का समय दो और वह अपने पैरों पर वापस आ जाएगा। विचार ने मुझे सब कुछ के बावजूद मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। राजा वास्तव में हमें गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मेरे विचार फिर से कॉलर और हथकड़ियों पर भटक गए। मैंने अब उनका उद्देश्य समझा। कॉलर ने मेरे साइनैप्स से मेरा कनेक्शन काट दिया, मुझे सार को नियंत्रित करने या कौशल का उपयोग करने से रोक दिया। हथकड़ियों ने मेरी इकट्ठी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसे तितर-बितर कर दिया, शायद किसी कानून आधारित तंत्र के माध्यम से। लेकिन जितना मैंने उन्हें समझा, उतना ही मैं आत्मविश्वासी हो गया। मैं उन्हें तोड़ सकता था। अभी नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन जल्द ही। और जब मैंने किया, तो मैं उन्हें सिर्फ तोड़ूंगा नहीं, मैं उनका उपयोग करूंगा। आखिरकार, मैंने खुद को ऊपर धकेला, कांपते हुए लेकिन दृढ़। मैं लंगड़ाता हुआ समीर के पास गया और सावधानी से उसे दीवार की ओर घसीटा, उसे सीधा बैठने में मदद की। फिर मैं उसके बगल में बैठ गया। मैंने समीर पर नजर डाली। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ठीक करूं? मैंने अपनी आवाज धीमी करके पूछा। उसने सिर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, यह ज्यादा नहीं है। मैंने सिर हिलाया, पहले से ही मेरी पलकें भारी महसूस कर रहा था। ठीक है,
मैं एक झपकी लेने जा रहा हूँ, मैंने बुदबुदाया, अपनी आंखें बंद कर लीं। और इससे पहले कि मैं जानता, मैं पूरी तरह से सो गया। समीर का दृष्टिकोण, समीर स्पाव। मैंने अपने बगल में तेजवीर को खर्राटे लेते हुए सुना। वह आदमी किसी भी चीज के माध्यम से सो सकता था। मुझे हमेशा ये प्रभावशाली लगा, उसकी पत्थर की तरह बेहोश होने की क्षमता, कोई भी दर्द नहीं, कोई भी जगह नहीं। मैं थोड़ा सा हिला, अपने पैरों को समायोजित किया, और मेरी पसलियों के माध्यम से गोली मारने वाले तेज झटके पर चौंक गया। फिर भी, मैंने इससे भी बुरा लिया था। हम दोनों ने लिया था। ईमानदारी से कहूं तो, मुझे बस कुछ चोटों और एक टूटी हुई पसली से ज्यादा की उम्मीद थी। मेरे हाथों ने सहज रूप से कुछ ऐसा खोजा जो वहां नहीं था, मेरी तलवार। मुझे उसकी कमी अभी से महसूस हुई। यह मिशन, मैंने इसके लिए स्वेच्छा से भाग लिया था। मुझे पता था कि यह क्रूर होगा, और आर्यन ने सुनिश्चित किया कि मैं तैयार था। उसका प्रशिक्षण एक बुरा सपना था, दर्द और अभ्यास में दिन धुंधले हो गए, लेकिन यह इसके लायक था। और अब तक, इस नरक के गड्ढे ने मुझे निराश नहीं किया था। ये जगह कुछ छिपा रही थी। मैं इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था। रहस्य, शक्ति, भ्रष्टाचार। उस तरह की अराजकता के लिए सभी सही सामग्री जो हम जैसे लोगों को बनाया तोड़ सकती है। और अगर हमने इसे ठीक से हिलाया, तो एक मौका था, बस एक मौका, कि मैं तेजी से बढ़ सकता हूँ। मजबूत, वास्तविक लक्ष्य, फेरेंस के परिवर्तन कौशल को अर्जित करने के लिए इस मिशन को पूरा करना। आर्यन और मैंने इसके बारे में बात की थी। वह सीधे थे, हमेशा की तरह यह मिशन सच्चे अभिजात वर्ग के दायरे में प्रवेश करने का मेरा शॉट था। मैंने उस पर विश्वास किया। मैं कैसे नहीं कर सकता। वह है जिसने मुझे अंतिम विच्छेद, फाइनल सेवरेंस प्राप्त करने में मदद की, और उस कौशल ने सब कुछ बदल दिया। एक ही साफ वार, बस इतना ही लगा। मैंने इससे 8 स्तर ऊपर की एक विकृति को मार डाला था। बस एक स्विंग, और उस हत्या ने कुछ गहरा जगाया, मेरी श्रेणी क्लास। मैंने अपना पैनल खोला, मेरी आंखें उन शब्दों पर स्कैन कर रही थी जो अभी भी मुझे कंपकंपी देते थे। श्रेणी, मृत्यु का स्पर्श, महाकाव्य, एक ही श्लेष मृत्यु के हाथ के बराबर है। एक बार जब आपका ब्लेड मांस पाता है, तो कोई वापस नहीं आता। प्राप्त विशेषताएं, शक्ति जोड़ 2, संविधान जोड़ 2, साइनेप्स जोड़ 2, निपुणता जोड़ 3। कौशल, अंधा रश, वृत्ति को लगाम लेने दें। पर्याप्त देर तक लड़ो, और तुम्हारा ब्लेड सबसे कमजोर कड़ी को पाएगा। ब्लेडेड अभिशाप, तुम्हारा स्विंग जितना तेज होगा, टोल उतना ही भारी होगा। हर श्लेष दुश्मन की ताकत को खत्म कर देता है, तुम्हारी गति से शापित। ये स्पष्ट था, ये श्रेणी रक्षा के बारे में नहीं थी। ये धैर्य या नियंत्रण के बारे में नहीं थी। ये जीवन समाप्त करने के बारे में थी। तेजी से, मेरे पास अब जो भी कौशल था, वह उसके लिए बनाया गया था। अंतिम विच्छेद सीधे दुश्मन की घातक दोष तक एक रास्ता बनाता था। अंधा रश मुझे उस कमजोरी को तेजी से पहचानने में मदद करता था। और ब्लेडेड अभिशाप, वह मेरे दूसरे वार को मृत्यु दंड में बदल देता था। क्योंकि कभी कभी, अंतिम विच्छेद अकेले पर्याप्त नहीं था, खासकर किसी मजबूत के खिलाफ। लेकिन ब्लेडेड अभिशाप के साथ उन पर खाते हुए, वह दूसरा झटका लगभग हमेशा सौदा सील कर देता था। इसलिए मैंने आर्यन से बिजली आंदोलन कौशल भी लिया। मेरी तलवार तेज थी, लेकिन मेरे पैरों को पकड़ने की जरूरत थी। गति अब सब कुछ थी। मैंने धीरे धीरे सांस छोड़ी और पैनल को खारिज कर दिया। होलकर इसके लिए भुगतान करेंगे। मुझे कोई संदेह नहीं था। तेजवीर को अभी तक ये नहीं पता होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ अंधेरा था। एक खलनायक, शांत और दफन। अकादमी में ज्यादातर लोग इसे उससे बाहर निकालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। लेकिन होलकर, वे शायद हो सकते हैं। और जब तेजवीर का वह पक्ष जाग जाएगा, तो वह अक्षम्य होगा। तेजवीर का दृष्टिकोण, तेजवीर स्पाव। एक आवाज की आवाज पर मेरी आंखें फड़फड़ा उठीं। मैंने कुछ बार पलकें झपकाईं, धुंधलके को साफ होने दिया, फिर आदत से अपनी धारणा को बढ़ाया। आवाज फिर से आई, इस बार जोर से। अरे, तुम मर गए। ये हमारी पार की कोठरी से आ रही थी। कैदियों में से एक, वह आदमी एक बोल्डर की तरह बना हुआ था, चौड़े कंधे, मोटी दाढ़ी और मूंछें, और उसकी दाहिनी आंख के ठीक नीचे एक कटा हुआ निशान चल रहा था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे उसने बहुत सारी लड़ाइयां देखी हों और पर्याप्त नींद नहीं ली हो। मैंने सूखी आवाज में चीख मारी। अभी तक नहीं, सज्जन। उसने एक हंसी निकाली। आराम से, बच्चे। मेरा सिर मत काटो, मैंने तुम्हें गूदा गूदा नहीं पीटा था। मैं एक सुस्त आवाज के साथ जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुमने मेरी नींद जरूर खराब कर दी। आदमी हंसा। मुझे लगा कि तुम्हारे लिए 6 घंटे की सुंदरता की नींद काफी थी। लेकिन अगर मैं गलत हूं, तो आगे बढ़ो, फिर से सो जाओ। 6 घंटे? क्या मैं वास्तव में इतनी देर तक बाहर रहा था? मैंने अपने शरीर के माध्यम से एक त्वरित जांच चलाई। दर्द एक धीमी पीड़ा में मंद हो गया था। मेरा उपचार तेजी से शुरू हो रहा था। मैंने समीर पर नजर डाली, वह भी जाग रहा था, आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ने उसे धोखा दिया। उस मूर्ख ने शायद सब कुछ सुना। मैंने गार्डों द्वारा पहने हुए उन चश्मे में से एक को चुराने के लिए एक मानसिक नोट बनाया। समीर इसकी सराहना करेगा।
मैंने जवाब दिया, जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब मैं अच्छी तरह से आराम कर चुका हूँ। कोठरी के पार के आदमी ने फिर से बोलने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुका। तो, क्या तुमने उस छोटे से रईस बच्चे को नाराज किया और यहाँ समाप्त हो गए? मैंने कंधे उचकाए, कुछ ऐसा ही। तभी कोठरी में दूसरा आदमी, अब तक चुप रहा, बोला। तो सम्राट ने अभी भी होलकर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। वह उन कमीनों को कब तक हमारी जमीन को अंदर से सड़ाने देंगे? मैंने नजर डाली। दूसरा आदमी पहले वाले से अजीब तरह से समान दिखता था। मुझे अंतर पहचानने में एक पल लगा। उसकी दाढ़ी अलग तरह से कटी हुई थी और उसकी मूंछें इतनी मोटी नहीं थीं। शायद जुड़वां। उन सभी चेहरे के बालों के साथ बताना मुश्किल था। निशान वाला पहला आदमी ने पलटवार किया। मिहिर, सम्राट को दोष मत दो। तुम उससे क्या चाहते हो? होलकर के साथ युद्ध में जाओ। वह केवल साम्राज्य को कमजोर करेगा और प्रद्युम्न को हम पर हमला करने का एक और मौका देगा। मिहिर ने छींक मारी। और तुम्हारा उज्ज्वल विचार क्या है, क्षितिज? हमारे गधों पर बैठो जबकि होलकर हमें अंदर से जिंदा खा जाते हैं। अगर विनाश अपरिहार्य है, तो मैं एक कोठरी में सड़ने के बजाय लड़ते हुए नीचे जाना पसंद करूंगा। मैंने अपना सिर झुका लिया। मिहिर और क्षितिज, उन्होंने बहस करते हुए मेरी या समीर की ओर नजर भी नहीं डाली। क्षितिज ने जवाब दिया, वह वीर रवैया ही है जिसने हमें पकड़ा। तुम्हें धर्मी योद्धा खेलना पड़ा और उनका सामना करना पड़ा, है ना? अगर तुमने बस इंतजार किया होता। मैंने पूरे 1 साल इंतजार किया, तुम गूंगे मूर्ख, मिहिर ने तपाक से कहा। मुझे और कितना इंतजार करना चाहिए था? क्षितिज ने आह भरी और अपने माथे को रगड़ा जैसे उसने ये बहस बहुत बार की हो। तुमसे बात करना बेकार है। और तुमसे बात करना बेकार है, मिहिर ने पलटवार किया। फिर चुप्पी। मैंने अपना गला साफ किया। ओह, अगर तुम्हें बुरा न लगे, तो क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि हम कहाँ हैं? क्षितिज ने अपनी आंख के नीचे निशान खुजाया और पूछा। मैं तुम्हें बताऊंगा, बच्चे, लेकिन पहले तुम उस राजा बच्चे को कैसे जानते हो? मैंने जवाब दिया, हम एक ही एलीट यूनिट में थे। बस 2 महीने पहले भर्ती हुए। क्षितिज हंसा। हो, होनहार बच्चा। तो, तुम दोनों के बीच क्या हुआ? ज्यादा नहीं। वह बहुत अहंकारी व्यवहार कर रहा था, इसलिए हमने उसे थोड़ा सा पीटा। उसे वह पसंद नहीं आया। बस इतना ही? क्षितिज ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, बस इतना ही। मिहिर ने सूंघा। दयनीय। एक पिटाई को संभाल नहीं सका, इसलिए उसने अपने परिवार को बुलाया। ठेठ होलकर का चरा। क्षितिज एक पल के लिए शांत रहा, फिर कहा। थोड़ा संदिग्ध लगता है, बच्चे। लेकिन, मैं तुम्हारे शब्दों पर विश्वास करूंगा अभी के लिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यही पूरी कहानी है, मैंने जवाब दिया। क्षितिज हंसा। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो। मैंने फिर से दबाव डाला। तो, हम कहाँ हैं, ठीक से? क्षितिज ने अपना समय लिया, उसका लहजा थोड़ा और गंभीर हो गया। ये, बच्चे, होलकर का गुप्त अड्डा है, वो जगह जहां से वे राजपरिवार की आंखों से दूर, अंधेरे में काम करते हैं। और वे क्यों ट्रैक नहीं किए जा सकते? क्योंकि हम साम्राज्य में नहीं हैं। मैंने पलक झपकाए। क्या, यह एक मिनी स्वतंत्र क्षेत्र है? उसने जारी रखा, नागू द्वारा बनाया गया। मुझे यकीन है कि तुमने उनके बारे में सुना होगा, हमारी आकाशगंगा में सबसे मजबूत नस्ल। ये पूरी जेल, बाहर की दुनिया, यहाँ तक कि जो हथकड़ियां तुमने पहनी हैं, ये सब नागू द्वारा बनाया गया था। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। नागू द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र क्षेत्र। मैंने इस पर विचार भी नहीं किया था। मैंने पूछा, अगर नागू ने इसे बनाया, तो होलकर के हाथ इस पर कैसे लगे? क्षितिज ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ नाग कैदी हैं। अगर तुम भाग्यशाली हो, तो शायद उनमें से कोई बात करेगा। उन्होंने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा है। मैंने भौहें चढ़ा लीं। तो तुम्हें कैसे पता कि यह जगह नागू ने बनाई थी? क्षितिज ने एक टेढ़ा मुस्कान दी। अगर वे तुम्हें कभी बाहर जाने देते हैं, तो तुम समझ जाओगे क्यों। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बाहर, उसने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि यह जेल ही सब कुछ है ना? मेरा विश्वास करो, बच्चे, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि बाहर क्या है। अगर राजपरिवार जल्द ही अंदर आने का कोई रास्ता नहीं ढूंढता, तो होलकर उनसे आगे निकल जाएंगे। और फिर, चीजें बदसूरत हो जाएंगी। मैं ठंडी दीवार के खिलाफ वापस झुक गया, क्षितिज के शब्दों को अपने सिर में शांत हवा पर धूल की तरह बसने दिया। नागू द्वारा बनाया गया एक क्षेत्र। इससे बहुत कुछ समझाया गया, जिस तरह से मेरे साइनैप्स को कॉलर के बंद होने से पहले ही मंद महसूस हुआ, वातावरण में अजीब गुनगुनाहट, जिस तरह से ऊर्जा यहाँ बहती थी। ये प्राकृतिक नहीं था, और होलकर इसे नियंत्रित करते थे। ये समझ में नहीं आया। नागू को अछूत माना जाता था, शक्ति में लगभग दिव्य। अगर उनमें से एक को भी पकड़ा गया या धोखा दिया गया, तो ये होलकर के बारे में उससे ज्यादा कहता था जितना मैं सहज था। या तो उन्हें मदद मिली थी, या उनके पास कुछ बदतर था। मैंने अपने हाथों पर नजर डाली। वे सामान्य, स्थिर दिखते थे, लेकिन मैं अभी भी हथकड़ियों का वजन महसूस कर सकता था, शांत दमन।
मुझे इतना शक्तिहीन महसूस नहीं हुआ था जब से मैं जागा था। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। समीर और मैं यहाँ ये जानते हुए आए थे कि यह खतरनाक होगा। हमने नरक के लिए साइन अप किया, न कि छुट्टी के लिए। लेकिन फिर भी, ये कुछ और था। हम सिर्फ दुश्मन की रेखाओं के पीछे नहीं थे। हम एक दबी हुई सच्चाई के अंदर थे जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। और फिर भी, मैं डरा नहीं था। मैं जिज्ञासु था, मैं नाराज था, मैं जागृत था। ये जगह पुरानी शक्ति, भूले हुए झगड़ों और छिपे हुए राक्षसों की बू आ रही थी। लेकिन यह एक भट्टी भी थी और मैं हमेशा जानता था कि मजबूत होने के लिए, मुझे सिर्फ लड़ाई से ज्यादा की जरूरत थी। मुझे दबाव की जरूरत थी। आग की, चुनौती की। मुझे कोई संदेह नहीं था कि आर्यन ने हमें एक कारण से यहाँ भेजा था। और वह कारण जो भी था, वह सिर्फ मजबूत होने से बड़ा था। मैं इस क्षेत्र को खाली हाथ नहीं छोड़ रहा था। नहीं, मैं इसके रहस्यों को एक एक करके फाड़ दूंगा। ये थी आज की कहानी नॉवल ऑफ वर्ल्ड से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।